अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और जनाब वीकेंड पे तो सभी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वीकेंड जो है वो छुट्टी का दिन होता है और छुट्टी के दिन करना होता है एंजॉय। और एंजॉय कैसे करते हैं? बाहर घूम के, सैर व तफरी करके। लेकिन सैर पे हम कहाँ जा सकते हैं? सैर पे हम मैक्सिमम कराची में ही हैं अगर, तो कराची से बाहर लोग कहाँ जाएंगे? कराची से बाहर अगर जाना है तो डेफिनेटली फिर वो पंजाब साइड हो जाती है। लेकिन क्योंकि वीकेंड शॉर्ट होता है और छुट्टी जो होती है वो मुख्तसर होती है, तो कराची के अंदर ही हमने ट्रैवल करना है। इसके लिए बेस्ट प्लेसेस हैं, सी व्यू जा सकते हैं। फिर इसके लिए बेस्ट प्लेसेस है कि आप डिनर पे जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। और अगर कोई बैचलर यहाँ पर रह रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जा सकता है। तो ये होता है कराची वालों का वीकेंड। लेकिन जो हमारी बिरयानी, ढाबे और जो हमारे रिवायती खाने होते हैं ना, वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं। और आज के शो में हम आपको बताएंगे कि रिवायती खानों में और आम खानों में क्या फ़र्क है, ताकि शाम को अगर आप चाहें कि कोई रिवायती खाना बनाना जिसकी कोई हिस्ट्री भी हो वो बना सकें। चलिए जी, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि हमारे जो लेजेंड्स एक्ट्रेस हैं या हमारे जो लेजेंड्स जितने भी कहना चाहिए ना आर्टिस्ट हैं, वो एवरग्रीन है। वो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। जब भी आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स देखें, आपको बड़ी खुशी होती है कि वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। और बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लेजेंड्स भी हैं जो कि गाना भी गाते हैं, एक्टिंग भी करते हैं और होस्टिंग भी करते हैं। आप उनसे हर तरह का काम जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये जो खातून जिनके बारे में मैं आपको अभी बता रही हूँ, ये मेरी बड़ी फेवरेट है, बल्कि शायद पाकिस्तान में हर किसी की फेवरेट है। और बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं बुशरा आपा। बुशरा आपा की अभी जो है वो एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो एक बड़ा प्यारा सा गाना गा रही हैं। तो हमने सोचा कि आज आपके साथ में शेयर करते हैं। जनाब, बड़े दिनों बाद बुशरा आपा ने ये गाना गाया और उन्होंने कैप्शन में भी लिखा है कि मैंने बड़े दिनों बाद गाया है, लेकिन जो भी गाया बड़ा ज़बरदस्त गाया है, बहुत अच्छा गाया। अच्छा, अब कुछ बात करते हैं स्कूल के दिनों की। स्कूल में हम सब कोई ना कोई क्यूट शरारतें करते ही रहते हैं। और अगर किसी ने शरारत ना की हो तो फिर वो स्कूल गया ही नहीं, ऐसा बोलना चाहिए। क्योंकि स्कूल में कभी हम अपनी टीचर को तंग करते थे, कभी हम कुछ और हैक्स करते थे। आज मैं आपको दिखाती हूँ, एक वीडियो मेरे सामने आई, मैंने सोचा आप सबको शेयर करूँ। ये आपने बताना है बिल्कुल सच सच कॉल करके कि ये सब जो वीडियो में हो रहा है ना, ये आप लोगों ने किया है या नहीं किया। हियर वी गो नाउ। चले जनाब, ये कैसा हैक था ना स्कूल का कि 18 को आपने 48 कर दिया और फेल को आपने पास कर दिया। ये बहुत सारे लोग स्कूल में करते थे। और जब ज़ाहिर वो रिज़ल्ट चला जाता था या मंथली एग्ज़ाम्स होते थे तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल में करते थे। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि आपने कभी सुना है कि किसी के जो ब्लैंकेट हैं, वो बंदा या बंदी ब्लैंकेट पहन के सो जाए। ब्लैंकेट ओढ़ के, लिहाफ ओढ़ के तो सभी सोते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ के तो सभी सोते हैं। लेकिन आपने ये शायद पहली दफ़ा देखा होगा कि ब्लैंकेट पहन के भी लोग सो रहे हैं। ऐसे होम गैजेट्स आ गए। तो ज़रा देखें ऐसे होम गैजेट्स। चले जी, ये खातून है जिन्होंने ये होम गैजेट यूज़ किया हुआ है। और ये जो होम गैजेट है ये पहन के इन्होंने मतलब बाकायदा इसकी स्लीव्स हैं, इसको तय करके फिर कुशन बन गया। उसके बाद सोने से पहले जो है इन्होंने इसको पहना और सो गई। वाह जी वाह, क्या क्या आइडियाज़ जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं और क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। मतलब इसको कहते हैं क्रिएटिव माइंड। तो अब जो है वो इतनी क्रिएटिविटी आ गई है कि लोग जो है वो अपने ब्लैंकेट्स को अपनी शर्ट्स बना रहे हैं और वो पहन के सो रहे हैं। और मतलब उतना कंफर्ट जोन उन्होंने छोड़ा हुआ है कि जी जहाँ तक पाँव जाने वहाँ तक भी ब्लैंकेट हो जाएगा। स्लीव्स हो गई उसकी। एंड यू नो दिस इज़ परफेक्ट क्रिएटिव आइडिया। अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि क्रिएटिव आइडिया जो होता है सबसे ज़्यादा फ़ोटोशूट में इस्तेमाल होता है। और जो एक्ट्रेस और मॉडल्स की शूट होती है ना, ये बड़ी अमेजिंग होती है क्योंकि इसमें जो ड्रेसेस होते हैं वो बड़े नए ट्रेंडी होते हैं। तो क्यों ना आपको एक और ट्रेंडी शूट दिखाएं। रमशा की शूट है, देखिए। वाह वाह वाह, रमशा ने क्या ज़बरदस्त जो है वो ड्रेस वेयर किया हुआ है। ब्लैक कलर का ड्रेस वेयर किया हुआ है। नाउ इट्स मजंडा और ज्वेलरी भी ली हुई है और ज़बरदस्त। ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इनका कि ये जो इनका शूट है, अच्छा ये ब्लैक है और ब्लैक के साथ आई गेस इन्होंने डार्क ग्रे या ग्रीन जो है वो दुपट्टा लिया हुआ है। रेड पे इन्होंने जो है वो मल्टी कलर का दुपट्टा लिया हुआ है। एंड इट्स रियली ग्रेट। और ये बड़ा ट्रेडिशनल सा है ड्रेस। इसमें लॉन्ग शर्ट है और ब्लैक कलर का है और ये ब्लू तो वाकई बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। ख़ुद भी बड़ी प्यारी लग रही हैं ये। अच्छा, ऐसे बाल भी बनाए हुए हैं इन्होंने, बिल्कुल ट्रेडिशनल। तो ये रमशा की शूट जो है वो हमने आपके साथ में शेयर की। अब हम आगे बढ़ते हैं
और कुछ शामिल कर लेते हैं हम टोटके। और अचानक टोटका जो है वो मुझे ऐसे ही आता है कि ब्रेक पे जाने से पहले मुझे टोटका याद आ जाता है, इसलिए मैंने इस टोटके का नाम रख दिया है अचानक टोटका। अच्छा जनाब, अब जो टोटका नंबर 1 है वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। ये है कि घर से बाहर निकलने से पहले एलोवेरा का पत्ता काटकर उसका जो जेल है, यानी गूदा भी कह सकते हैं उसको, चेहरे, हाथों और गर्दन पर लगाएं। ये सूरज की तपिश से बचाता है आपको और एक कुदरती सन ब्लॉक के तौर पर भी काम करता है। और इसके अलावा अगर एक और टोटका मैं आपके साथ में शेयर करूं, क्योंकि जो अचानक आमद होती है ना टोटकों की वो इसी तरह होती है, वो ये है कि बेसन, दूध, नींबू और हल्दी को मिक्स करके पेस्ट बना लें। फिर इस पेस्ट को साबुन के बजाय चेहरे पर लगाएं और धो लें। और इससे जो जला हुआ रंग है ना आपका, यानी टैन स्किन जो है, जो धूप में टैन हो जाती है, वो आपकी स्किन हो जाएगी ठीक। एंड ये आपको ग्लो भी देगा और आपकी स्किन जो है वो ठीक हो जाएगी। अच्छा जनाब, ढेर सारी बातें हो गई, अब टॉप स्टोरीज पर नज़र डालेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद और इस शो में आपको मिलवाएंगे स्केच आर्टिस्ट से भी और बताएंगे आपको कि जो रिवायती खाने हैं वो किस तरह मुख्तलिफ हैं। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो हमारे ब्यूरो चीफ कराची ने हमें ज्वाइन किया है और उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं प्यूपा के वाइस चेयरमैन अदनान पराचा साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, इस टॉप स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले एक बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करते हैं और वो ये है कि जो बैरून मुल्क जाने वाले, सऊदी अरब जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए खबर है कि सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए वैक्सीनेशन अब लाजमी करार है। और सऊदी हुकूमत और तमाम एयरलाइंस के मुताबिक 10 फरवरी 2025 से सऊदी अरब जाने वाले तमाम ज़ायरीन को मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाना ज़रूरी होगा। अच्छा, इसमें पोलियो वैक्सीन है और फिर जो फ़्लाइट से 4 हफ्ते पहले ये पोलियो की वैक्सीन आपको लाजमी लगवाना होगी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये फ़्लाइट से 10 दिन पहले भी आपको एक वैक्सीन लगानी है जो कि है मेनिंगोकोकल वैक्सीन। अच्छा, इन वैक्सीन्स के जो सर्टिफिकेट हैं वो आपको ज़रूर हासिल करने हैं। इन वैक्सीन्स के सर्टिफिकेट के बगैर मुसाफिरों को बोर्डिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुसाफिरों से गुजारिश है कि बर वक्त वैक्सीनेशन मुकम्मल करके सफरी परेशानियों से बचें। तो जितने भी लोग हज के लिए, उम्रे के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, विज़िट वीज़े के लिए सऊदी अरब ट्रैवल कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली ये वैक्सीन ज़रूर लगवा कर जाएँ। अशरफ भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे इस पे बात करना चाहूँगी, कैसे देख रहे हैं आप इस इक़दाम को? लेकिन जो आम आवाम है उसको एक तो समझने में बड़ा मुश्किल होगी, दूसरा फिर ये उनके ऊपर एक तरह का एक्स्ट्रा बर्डन भी जाएगा। नहीं, बिल्कुल। अगर देखा जाए वैसे सिर्फ ये पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया से जो लोग सऊदी अरब जाएंगे उनके लिए वो लगाए, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो हैं कोविड के बाद आप देख रहे हैं उठ रही हैं, तो उसकी सेफ्टी के लिए, अपने लोगों की सेफ्टी के लिए जो सऊदी एविएशन है उन्होंने ये शर्त लागू की है। और दुनिया भर से जो भी लोग अब सऊदी अरब सफ़र करेंगे तो उनके लिए मुख्तलिफ जो बीमारियां उसकी सर्टिफिकेशन जो है वैक्सीनेशन की वो लाजमी करार दे दी है। और तमाम एयरलाइन को सख्त हिदायत दी गई है, वो हमने दिया भी है कि वो किस तरीके से वो स्क्रीन पर वो दिखाएंगे भी। अब उसमें ये है कि जो हिदायतनामा जो जारी हुआ है उसमें वाजे कहा है एयरलाइंस को, क्योंकि एयरलाइंस मुसाफिरों को लेकर आती हैं, तो उसमें वो जो उनकी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एयरलाइन की जिम्मेदारी होगी वो आएगा। अगर उनके पास नहीं होगा तो उनको बोर्डिंग नहीं मिलेगा। और वो क्लियर वाज़े हिदायत दी गई है, क्योंकि वहाँ पे जो मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं वो ना फैलें, क्योंकि कोविड के बाद से हम देख रहे हैं कि सब कुछ पूरी दुनिया चेंज हो गई है। और अभी हम देख रहे हैं फिर से, जैसे मैं बताऊँ, कनाडा हो गया, यूके हो गया, तो वहाँ से फिर से जो कोविड की मुख्तलिफ वेरिएंट आ रहे हैं, उसकी सेफ्टी को देखते हुए इन्होंने ये कहा है कि जो भी होंगे तो आप अपनी सेफ्टी फीचर्स के लिए अपने जो वहाँ के लोग हैं आवाम हैं उनकी सेफ्टी के लिए किया। लेकिन इसके कहाँ कहाँ असरात होंगे, क्योंकि पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं ना हज और उम्रे, इसके अलावा वहाँ सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में जो लोग जाते हैं सऊदी अरब जाते हैं पाकिस्तान से। सही। और वो जो जाते हैं मजदूर तबका है और वो लाखों की तादाद में जाते हैं सालाना। अब मजदूर तबका वैसे ही बोझ का शिकार होता है, सब कुछ बेच बाज के जाता है। अब इसके ऊपर ये नई वैक्सीन, अब कितनी कॉस्ट है वो इसके माहिर जो है अदनान पराचा है वो बताएंगे। लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि वो आया है तो यानी हुकूमत को देखना चाहिए, वहाँ से रेमिटेंसेस आती हैं, सही, वो कमा के पैसे भेजते हैं, तो उसको कैसे ठीक करना है, क्या करना है, उनको क्या गवर्नमेंट सहूलत दे सकती है, ये प्लानिंग करनी होगी। अच्छा अदनान पराचा साहब, जिस तरीके से भी अशरफ भाई ने कहा कि जो मजदूर तबका है वो बहुत ज़्यादा शिकार हो जाएगा, और क्या फिर कितना बर्डन आ जाएगा, क्या कॉस्ट आएगी, ज़रा इस हवाले से कुछ बताएं। देखिए जी, बहुत शुक्रिया। इस सिलसिले में यह है कि जो हमारी एम्प्लॉयमेंट पे जो लोग जा रहे हैं, तकरीबन हमारी 4.5 से 5 लाख वर्कफोर्स सऊदी अरेबिया की तरफ जाती है और रेमिटेंसेस वहाँ से भेजती है।
उसके लिए उन्होंने पोलियो वैक्सीन को कंपलसरी की है। अच्छा। और पोलियो वैक्सीन उन्होंने कहा कि जी 1 महीना पहले 2-4 वीक से पहले वो पोलियो वैक्सीन लगी हो और उसकी सर्टिफिकेशन आपको एयरपोर्ट पे शो करनी पड़ेगी। वो यहाँ पे भी चेक होगी और सऊदी एयरपोर्ट्स के ऊपर भी चेक होगी। अच्छा, जो विजिट वीज़ास पे जा रहे हैं पैसेंजर्स या उम्रा ज़ायरीन जा रहे हैं, जो हज पे जा रहे हैं, आप देखें हज का अभी प्रोसेस एक स्टार्ट होने लगा है और डेली बेसिस पे हज़ारों की तादाद में उम्रा ज़ायरीन जाते हैं पूरे पाकिस्तान से, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जाते हैं। तो उनके लिए एक प्रॉब्लम ये है कि एक तो उनको पोलियो वैक्सीन भी करानी है 4 हफ्ते पहले और उसके साथ साथ जो है जो गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन है वो भी करानी है, जो कि 10 दिन पहले लगी होनी चाहिए ट्रैवलिंग से। अब ये सर्कुलर तो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से आ चुका था, जनवरी के स्टार्ट में आ चुका था, लेकिन ये प्रॉपर्ली पाकिस्तान में उस टाइम पे फ्लोट नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैं ये देखूंगा कि आप देखिएगा कि ये 10 फरवरी से ऑनवर्ड जो पैसेंजर्स होंगे उनकी टिकट्स का और उनकी ट्रैवलिंग के बहुत इश्यूज बनेंगे। अच्छा। क्योंकि इश्यूज ये बनेंगे क्योंकि जनवरी में जब सऊदी गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाल दिया तो हमारा प्रॉपर्ली इसको यहाँ पे बताया नहीं गया पैसेंजर्स को। अच्छा। जी ये होगा, ये अब 10 फरवरी आने दें, 10 फरवरी, क्योंकि वो तो कह रहे हैं ना कि जो भी वैक्सीन लगानी होगी वो 4 वीक्स पहले लगानी होगी। तो मेरे ख्याल में भी ये 10 फेब तो आई डोंट नो कि 4 हफ्ते हो जाएंगे या नहीं होंगे। नहीं देखें, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से तो ऑन टाइम इन्फॉर्म कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब आके ये इसकी जो हाइप क्रिएट हुई है और सब पैसेंजर्स को अब पता चलना भी शुरू हुआ है कि जी 1 महीना पहले पोलियो वैक्सीन करानी थी। अगर किसी की ट्रैवलिंग है 10 या 11 जनवरी की तो वो पोलियो वैक्सीन आज जनवरी एंड, क्योंकि 10 दिन ही तो होंगे ना, 2 वीक्स। जी तो जनवरी एंड हो गया, जनवरी एंड हो गया, फरवरी स्टार्ट हो गया, तो वो कब कैसे हो सकती है? तो इसके अंदर बहुत इफ एंड बट्स हैं इसके अंदर। तो वो मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे इमीडिएट बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसको टेकअप करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा बर्डन भी होगा। देखिए जितने भी हमारे जो उम्रा ज़ायरीन है स्पेशली, वो आपने देखे 1 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम लोगों पे ये तमाम वैक्सीन इम्प्लीमेंटेड है। पोलियो वैक्सीन भी है और गर्दन तोड़ बुखार की भी है। अब इसकी अवेलेबिलिटी कैसे होगी, शहर में किस शहर में कितने मेडिकल सेंटर से ये होगी, सही, और उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी? अब देखिए जैसे कि इस टाइम पे गवर्नमेंट के पास अभी कल भी एक जगह पे सुनने में आया था कि जी गवर्नमेंट के पास अभी उसकी अवेलेबिलिटी सच नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में जो हॉस्पिटल्स हैं उसको अच्छा खासा चार्ज कर रहे हैं, 5 से 6 हज़ार रुपये पर पैसेंजर चार्ज हो रहा है इस टाइम पे। अब अगर एक फैमिली, अगर 5 से 6 लोगों की फैमिली एक जा रही है तो 25 से 30 हज़ार 35 हज़ार रुपये का ये एक एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है। और इसकी अवेलेबिलिटी का एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। तो ये तो इमीडिएट बेसिस पे। तो सर अब जिनकी फ्लाइट्स 10 फैब को या 11 फैब को या 12 फैब को है वो क्या करेंगे? वो कैसे जाएंगे सऊदी अरब? क्योंकि वो तो 4 वीक्स पहले कह रहे कि आपने वैक्सीन करानी। देखिए सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से टाइम पे अनाउंस हो गया था। नहीं उनकी तरफ से तो हो गया टाइम पे अनाउंस, मगर अब यहाँ लोग क्या करेंगे? जी अब ये चीज देखने में आएगी कि ये 10 फरवरी से ये होगा क्या। क्योंकि अब ये हाइप एक क्रिएट होगी कि जब वो 1 महीना पहले लगवानी थी, 10 दिन पहले लगवानी थी, जो कि हज वाले हैं उनके तो टाइमली इन्फॉर्म हो गया। जिनकी ट्रैवलिंग रमजान की है ट्रैवलिंग, उनको भी अब इन्फॉर्म हो गया। लेकिन ये 10 फरवरी से ऑनवर्ड अगले 5-7 दिन 10 दिन जो होगा, ये पैसेंजर्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करने में आएगी, हमारी एम्प्लॉयमेंट को भी फेस करने में आएगी। क्योंकि उसमें ये देखेंगे कि आप पोलियो वैक्सीन जो है वो 1 महीना पहले लगनी चाहिए थी। अच्छा, पोलियो वैक्सीन पाकिस्तान में फ्री लगती है, आप उसकी अवेलेबिलिटी बनाएं। अब हॉस्पिटल जितने भी पाकिस्तान में हॉस्पिटल है उनकी एक चेक लिस्ट तो बनाएं, चेक लिस्ट तमाम मीडिया चैनल्स पे हर जगह पे सर्कुलेट करें। अभी तो लोगों को ये भी अवेयरनेस नहीं है कि कहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल है। ट्रैवल एजेंट्स या हमारे ओवरसीज एजेंट हम ढूंढते फिर रहे हैं कि कौन कौन से मेडिकल सेंटर से लग रही है। तो इसको एक तो फ्री लगनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। गवर्नमेंट इस चीज़ को बेयर करे, इस एक्सपेंस को बेयर करे, ताकि हमारे उम्रा ज़ायरीन और एम्प्लॉयमेंट जो है इससे इफेक्ट ना हो। अशरफ भाई, अब ये तो जिस तरह से बता रहे अदनान पराचा साहब कि भाई ये तो एक इशू ये है कि जो रमज़ान है उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। सऊदी अरब जो मतलब ईद के करीब जा रहे हैं या जो बाद में जा रहे हैं जिनके पास है 1 महीना, लेकिन जो लोग अब ये 10 फैब तक जा रहे हैं, ये इतना कम टाइम है, ये तो फिर एक क्योस क्रिएट होगा। लोग किस तरह, एक तो आपको पता ही है कि पहली जो हमारी आवाम है
वो चीज़ों को किस तरह से टेकअप करती है। अब ये वैक्सीन का इशू, अब जिन बेचारों की सीट या फ्लाइट बुक है या जिन्होंने किसी ने सर्टेन डेट के ऊपर जॉब पे जाना है, वो क्या करेंगे? नहीं देखें, हम देखते हैं कि जैसे अभी शादियों का सीज़न हो हाँ, रहा था बिल्कुल। तो उसमें भी लोग बाहर से, जैसे मेरे कज़न भी आए थे, वो फिर वापस गए। हाँ। तो अब वो जब वो वापस जाएंगे तो उसके ऊपर भी इतलाक होगा। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि उसको जब वो एंट्री करेगा, वो तो पहले आए थे ये फैसले से पहले, अब वो जा रहे हैं तो उनको अब कहेंगे अब लगाएं। अब यहाँ वैक्सीनेशन अगर नहीं होती है, उसका टाइम फ्रेम है आगे पीछे हो, जो अदनान साहब जो बताना चाह रहे हैं कि 10 फरवरी के बाद होगा ये, इसके वो फौरन अमल दरामद। अब जो टाइमिंग है 4 हफ्ते या 3 हफ्ते या 2 हफ्ते, अब अगर सर्टिफिकेट मेरा पहले का होगा तो वो उसको रोक देंगे, बोर्डिंग नहीं होगी, मेरी टिकट बुक होगी, मेरा सब कुछ होगा। बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि हमारे यहाँ देखें, हमारे इदारे मौजूद हैं जो हम बार बार कहते हैं, एविएशन इंडस्ट्री है, एयरलाइंस हैं, तो इनको चाहिए कि सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो एयरलाइंस की मतलब अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो उनको बोले कि आप जब टिकट दें उनको फ़ोन करके कहें आप भी जहाज़ से सफ़र करती हैं, क्या आपको डिले का आता है मैसेज? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, बहुत सारे मुसाफिर को अब वो कहते हैं आप वहाँ जाके पता लगता है कि जी ये इशू हो गया। हाँ, नहीं ठीक है। अब बाहर मुल्क में क्या होता है कि आप बाहर मुल्क सफ़र करेंगे तो आपको इंटीमेट करेंगे, और ये नहीं होगा कि ट्रैवल एजेंट से बुक कराया, ये कराया, जो पैसेंजर है। बल्कि अशरफ भाई आप पहुंचे और आपकी फ्लाइट मंसूख हो जाए तो कहते हैं आप पता कर लेते ना खुद पहले। जी आप कर लेते, आप खुद ही पता कर लेते हैं। देखें अब ये क्या होता है, 6 घंटा डिले, 8 घंटा डिले, अब वो बंदा इतने दूर से आए तो ये प्रोसेस, क्योंकि वो उसको नहीं ठीक कर सकते, तो अब यहाँ पे ये जो आएगा 10 फरवरी से, आप जिसको उम्रे पे जाना है या नौकरी पे जाना है, जो वापस जाना है उसको, क्योंकि वहाँ से भी आते हैं यहाँ शादियों में करके, अब वो जा रहे हैं, उसके ऊपर कहेंगे भाई अब 10 फरवरी के बाद जा रहे हैं, कहाँ है सर्टिफिकेट, सरप्राइज होगा। तो हम भी ये चाह रहे थे कि आगाही लोगों को हम दें, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो खबरों को इतना हाईलाइट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी खबरें उसी को हाईलाइट किया जा रहा है। यहाँ पे हम देखें इसके सब का एक जो है ना साइकिल है। अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो आप यकीन करें कि सऊदी अरब हमारे लिए इतना अहम है कि जैसे बताया था 4.5 लाख अफराद सालाना नौकरी के लिए जाते हैं। अच्छा। लाखों अफराद हज पे जाते हैं, और वो भी देखें उम्रा मतलब के 12 महीने हैं, कभी भी खाली नहीं जाता उम्रे के लिए। और मुसलसल जा रहे होते हैं लोग। उसके बाद एक आपका महीना आता है जो आपका सबसे रमजान के बाद फिर ये सारा वो चले जो रमजान में जा रहे हैं उनके लिए तो फिर भी कुछ है ना कि 1 महीना है और वो कर सकते हैं ये वैक्सीन का सारा। लेकिन अभी जो ये 10 फेब को कियोस्क क्रिएट होगा, जो आवाम परेशान होगी, ये तो समझ से सरप्राइज है ना, क्योंकि अब क्या है कि वो उन्होंने तो अपना नोटम कहते हैं इसे, कि जारी कर दिया नोटिफिकेशन कि भाई अब इस पे अमल दरामद होगा। सही। अब लोगों को अगर नहीं पता है तो कंसर्न है। इसके साथ सबसे जो मैं बता रहा था कि 4.5 या 4.5 लाख लोग सालाना वहाँ जा रहे हैं, ऑलरेडी वहाँ पे सबसे ज्यादा पाकिस्तानी नौकरी पे हैं। वो कौन सा तबका है? मजदूर तबका है, ड्राइवर है, ये सब है। अब वो मजीद लोग उनको डिमांड आती है, यानी कि मेसन हो गया या आपका जो उसमें आपकी कंस्ट्रक्शन में जो काम करते हैं मजदूर तबका, अब वो जाएगा तो आप देखें वैसे ही उसके पास बोझ है, टिकट का है, वीज़े का है, फिर दीगर है उनके, वो और भी बहुत सारी अदनान साहब बताएंगे कि इतने सारे चीज़ें हैं। वो गरीब आदमी जा रहे हैं, आप सोच नहीं, अब 5-6 हज़ार हमें बोलने में कम लग रहा है, लेकिन आप उसकी कॉस्टिंग देखें वो कितना चला जाएगा वो बताएंगे। लेकिन हम ये देखें ना कि हुकूमत पाकिस्तान देख रही है कि अगर वो जा रहे हैं और वहाँ की एक आई है चीज़ें, डिमांड आई है ना एक मुल्क की, तो आप फिल करें, क्योंकि पोलियो की वैक्सीन या ड्रॉप लगाते हैं बच्चों को तो फ्री में आते हैं ना, फ्री में आते बाकी वैक्सीनेशन है। अब यहाँ पे आपको पता है ब्लैक मार्केट, वो जो इंजेक्शन है, जब डिमांड आएगी कि भाई ये लगाने, गर्दन तोड़ बुखार, ये वो, तो वो 5,000 की चीज़ 10,000 में चलेगी, 5,000 की चीज़ 10,000 में मिलेगी। अदनान पराचा साहब, अब ये जो कियोस्क क्रिएट होगा, आप इस कैसे देख रहे हैं? ये कियोस्क जो है ये कैसे, मतलब ये हैंडल कैसे होगा? ये अभी सिचुएशन पैदा होगी है जिन लोगों को वहाँ पे जाना है। एक तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे आए हैं या पहली दफ़ा जाना चाह रहे हैं, जिनकी एम्प्लॉयमेंट है, जिनको जॉब पे जाना है, पहले दिन उनको अपना प्रेजेंट होना है उस जगह पे, वो लोग क्या करेंगे? देखिए, पहले मैं अशरफ साहब के एक सवाल का छोटा सा उसको ऐड ऑन करूँगा कि जब हमें एयरपोर्ट्स पे पता चलता है कि हमारी फ़्लाइट डिले है 2 घंटे, फिर पता चलता है 4 घंटे डिले, और 6 घंटों के बाद पता चलता है कि जी फ़्लाइट आपकी कैंसिल हो गई जी। और कैंसिलेशन के बाद वो कहते हैं जी आप अपना फुल रिफंड ले लें। अब वो एक फ़्लाइट के अंदर अगर 170 या 180 पैसेंजर्स हैं, तो उन्होंने इस्लामाबाद से कराची फॉर एग्जाम्पल आना है, तो उसमें से 150 पैसेंजर को इमीडिएट आना होता है। उन्होंने आगे को उनकी जॉब्स होती हैं, ड्यूटी वगैरह से,
तो वो अब 150 पैसेंजर इमीडिएट फ्लाइट के चक्कर में जाते हैं, तो वो उस टाइम की फ्लाइट जो चल रही होती है या उससे अगली जो भी फ्लाइट्स होती हैं जो कि ऑलरेडी फुल होती हैं, उसके ऊपर जो उन्होंने 20,000 का टिकट एक पैसेंजर ने लिया होता है, अगली फ्लाइट पे वो 40,000 रुपए का टिकट लेता है और वो उसमें डबल बर्डन बन जाता है। तो मैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वज़ीर आज़म साहब आप हर चीज़ को टेकअप करते हैं, आप हमारे ऑनरेबल हैं और आप एक हर चीज़ को टेकअप कर रहे हैं इस टाइम पे, और आप एयरलाइंस को बाउंड करें कि अगर कोई फ्लाइट अगर आपकी कैंसिल होगी या इस तरह की डिलेज करेंगे तो एयरलाइन विल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे ऑल द पैसेंजर्स के जो भी आपका एक्सेस जो उससे अमाउंट से ऊपर जो लगेगा, एयरलाइन को बाउंड करें, क्योंकि वो फ्लाइट क्यों कैंसिल कर रहे हैं वो, क्योंकि पैसेंजर तो एक गुड फेथ के अंदर एक एयरलाइन की टिकट लेता है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे एक दरख्वास्त ये करूँगा कि हमारे जो जहाँ पे ये बात हो रही है सऊदी अरेबिया की, बहुत बिल्कुल ठीक है अशरफ साहब ने कि सऊदी अरेबिया हमारे लिए एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारी वर्कफोर्स के लिहाज से सबसे ज़्यादा, और हमारा इस्लामिक कंट्री, और हम सऊदी अरब को अपना पहला घर और अपना बरादर इस्लामी मुल्क समझते हैं। अच्छा, हमारी जो रेमिटेंसेज है 25 से 27% रेमिटेंसेज जो है हमारी मंथली बेसिस पे वो सऊदी अरेबिया से सिर्फ आ रही है 100 में से। सही। अच्छा, साथ हमारी 4.5 से 5 लाख वर्कफोर्स भी जा रही है। अब पिछले दिनों के अंदर हमारी जो वर्कफोर्स है, अब इलीगल मूवमेंट की वजह से जो नान कश्ती वाक़या और दूसरे वाक़यात हुआ था, उसके बाद देखने में ये आया कि एक सर्कुलर जारी हुआ और एयरपोर्ट्स के ऊपर सख्ती लगा दी गई, जिसकी वजह से हमारे तकरीबन 600 साढ़े 600 पैसेंजर हमारे एम्प्लॉयमेंट वीज़े वाले उनको भी ऑफलोड कर दिया गया। सही। और उनकी जी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल नहीं तो है। अब कंक्लूजन ये है कि लोगों को परेशानी होने वाली है। और देखिए, मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, सिर्फ वैक्सीन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के लिए वैक्सीन नहीं है, उसके ऊपर लड़के के ऊपर जो बर्डन है वो उसका टेस्ट है, ठीक है, उसकी जी टेस्टिंग होती है, उसका बर्डन उस बच्चे पे है, मेडिकल है। अब देखिए, टेस्ट के ऊपर 20,000 रुपये वो खर्च करता है, मेडिकल के ऊपर वो 20 से 22,000 रुपये खर्च करता है, उसके अंदर एक अलग मोनोपोली चल रही है इस टाइम पे। उसके बाद वीज़ा प्रोसेसिंग है, वो डिलेज हो रही हैं, उसके बाद सारा डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने के बाद जब वो एयरपोर्ट पे जा रहा है तो उसके बाद उधर से ऑफलोडिंग हो रही है। और लेकिन मैं समझ 2 दिन पहले हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर मोहसिन नकवी साहब के ऑफिस से, उधर से FIA के हेडक्वार्टर से सर्कुलर जारी हुआ और काफ़ी चीज़ें अब बेहतरी की तरफ वो जाएंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं दरख्वास्त करूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इस टाइम पे जो हमारे स्पेशली एम्प्लॉयमेंट पे जाने वाले लोग हैं उनके लिए आसानी पैदा करें। सही, एम्प्लॉयमेंट पे जाने वाले लोगों के लिए आसानी पैदा करें। अदनान पराचा साहब प्यूपा से वाइस चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ कराची। अशरफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद टॉप स्टोरीज आपके साथ में शेयर करेंगे। वेलकम बैक। तो जनाब, टॉप स्टोरीज पे बात करने के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर महराज भाई ने हमें ज्वाइन किया है और ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, मैंने पहली दफ़ा मॉर्निंग में लोगों को इतना थके हुए देखा है कि इतना लेजी तरीके से जो वो जवाब दे रहे हैं। भाई सुबह का चार्म अलग होता है, ये सुबह का वक्त है, आपको जो है वो चार्ज अप होना चाहिए। भाई हो सकता है आपका सफर लंबा हो गया हो, आपको ट्रैफिक जैम मिला हो, या फिर कोई किसी स्टोरी पे आप काम कर रहे हो और वो कंप्लीट ना हो पाई हो। सही, बिल्कुल, तो थोड़ा सा होता है। तो वैसे तो ट्रैफिक जैम का भी कह सकते हैं कि ट्रैफिक जैम जब होता है ना, तो सुबह के वक्त भी बंदा जो है वो थका थका लगता है, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो जैम होता है और उसमें फिर अब आपका जो दिमाग होता है वो उसकी एनर्जी सारी ख़त्म हो जाती है। अच्छा जनाब, टॉप स्टोरीज़ जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। अच्छा, ये जो इंसिडेंट मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये काइंड ऑफ यानी परमानेंट इशू, अ काइंड ऑफ सोशल इशू, जिसके ऊपर जितनी बात करते रहें ये टॉपिक जो है वो ख़त्म ना हो, कम ना हो, क्योंकि इसके ऊपर इस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, उस तरह से क्रैकडाउन नहीं किया जाता। अच्छा, ये रिपोर्ट है जी, बच्चों से जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में 220% इजाफा हुआ। अच्छा, ये SDO ने 5 साला रिपोर्ट इस हवाले से जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में बच्चों से जिनसी ज़्यादती के सबसे ज़्यादा 1,176 वाक़यात हुए और 2019 से लेकर 2023 तक के आदाद शुमार जो हैं ये स्टैट्स उसके ऊपर मबनी हैं। अब अगर 5 साल के अरसे की बात की जाए तो 5 साल के अरसे में
बच्चों के खिलाफ जिनसी ज़्यादती के 5300 से ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए। बच्चों से जिनसी ज़्यादती के 62% वाक़यात जो हैं वो पंजाब से ही रिपोर्ट हुए, सबसे ज़्यादा केसेस वहीं पर हैं। पंजाब में जिनसी ज़्यादती के 3323 वाक़यात रिपोर्ट हुए। बच्चों से जिनसी ज़्यादती के खैबर पख्तूनख्वा में 1360 वाक़यात रिपोर्ट हुए। सिंध में 458 वाक़यात रिपोर्ट हुए जो कि 8.5% है, और बलूचिस्तान में भी 257 वाक़यात रिपोर्ट हुए जो कि 5% है। खैबर पख्तूनख्वा के कम आबादी वाले ज़िला कुलाई पालस कोहिस्तान में 18 साल से कम उम्र अफराद की आबादी महज 1,58,000 है, जबकि कोहिस्तान में ज़्यादती के 82 केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। SSDO ने पाकिस्तान में बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के खिलाफ मौसर इक़दाम के लिए अहम सिफारिशात पेश की हैं और तजवीज़ भी दी है कि जो ज़ैनब अलर्ट एक्ट है उसके तहत फ़ास्ट ट्रैक अदालतों के मौसर तरीके से काम को यकीनी बनाया जाए। अच्छा, अब अशरफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ भाई, इस हवाले से इक़दाम भी किए जाते हैं, अलर्ट बिल की भी बात की जाती है, ये भी काफ़ी पिछले दिनों भी ये बिल जो है वो मंजूर किया गया कि जी जो केसेस हैं ये जल्दी जल्दी जो है वो इनको समअप किया जाएगा, अदालतों में जल्दी जल्दी हेयरिंग होगी और उसकी मुद्दत भी जो है वो तय की गई कि इतने दिन के अंदर फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है और जो वाक़यात हैं, मतलब वाक़यात की जो शरह है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन उस हिसाब से क्रैकडाउन हो नहीं पा रहा, उस हिसाब से ये जो मामला है ना ये हैंडल हो नहीं पा रहा, क्योंकि ये जितना भी इसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं अनरिपोर्टेड केसेस ही इतने कि वो समझ नहीं आते कि वो कैसे आप उसको काउंटर करेंगे। देखें, हमें चीज़ समझनी होगी क्योंकि ये ऐसा मामला है कि कोई भी हर कोई अपनी इज्जत बचा रहा होता है, और हमारे यहाँ कोई चीज़ अगर करने जाओ तो आप जो मुतलका इदारे हैं वो इतना इसको तूल देते हैं, कोई सीरियस नहीं लेता है। और वही बात जो हमेशा कहता हूँ, जब तक इनके जो अफसरान हैं उनके साथ ऐसा वाक़या नहीं होगा ना, मतलब मैं अल्लाह ना करे वो किसी के साथ लेकिन हो कि उनको तब समझ में आएगा कि वो जो हो रहा है ये मामला और जो रफ्तार बढ़ रही है। आप देखें हम लोग कितनी खबरें दे रहे हैं, मतलब बहुत सारी लिंक बच्चों के हवाले से खबरें आ रही होती है, दिल भी मतलब वो हो जाता है। अब वो दिमागी मरीज़ जो ये कर रहे हैं या तो उनका इलाज कराएं, जिनके लोगों मतलब घरों में होते हैं उनको पता होता है तो, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद कौन कराएगा? एक तो आगाही मुहिम नहीं होती। आप ये देखें ना, आप खबर पढ़ रही हैं, आपने कहीं वैसे आगाही मुहिम देखी? कहीं कोई अगर आप देखें कोई पार्क्स हैं या कहीं स्कूल हैं, जो चीज़ें हैं मतलब कि बच्चों को आगाही मुहिम देने के लिए स्कूल है ना आपके पास, उनको बताएं कि भाई किस तरीके से आप, अगर आपको कोई टच कर रहा है या आपको कोई कर रहा है, कोई आपको मतलब बुला रहा है तो किस तरीके से। स्कूल में आगाही मुहिम आपने देखी है? नहीं है। हाँ। अब वैनों में भी आप देखें कि बहुत सारी शिकायतें आई, बहुत दफ़ा मतलब हम लोगों ने, मिराज साहब ने भी रिपोर्ट किया है। आगाही मुहिम की आपने बात की ना, तो अगर विमेंस का यानी ख़वातीन का कोई इशू हो तो आप देखेंगे कि आगाही मुहिम चलती है, ज़ोर शोर से चलती है। कोई और इशू हो, इनफैक्ट अगर ये जो पेट लवर्स हैं ये अपने अपने हवाले से आगाही मुहिम चलाते हैं, कैंपेन चलाते हैं, बात करते हैं, लेकिन ये जो चाइल्ड अब्यूज़ है, इसके जो अनरिपोर्टेड केसेस हैं, ये जो जुल्म है, ये जो ज़्यादती है, इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर उस तरह वोकल वॉइस नहीं उठाई जाती। मैं इस बात से अशरफ भाई आपकी एग्री करती हूँ। क्या वजह नज़र आती है आपको कि ये मामला उस तरह नहीं उठाया जाता जिस तरह उठाना चाहिए? देखिए, जो मुतलका इदारे बनाए हुए ना सरकारी, आप देखें कहीं नज़र आता है। अब आप वो एक है, मैं बोलूँ कि वो बुरा मान जाते हैं, वो क्या, वो अपनी मर्जी, क्या वो जो ख़वातीन का होता है जी। अब वो सोशल मीडिया पे इतना हाईलाइट है, लेकिन ये वाला मामला बहुत सीरियस है क्योंकि हम अपने माशरे को किस तरफ लेके जा रहे हैं वो पता चल रहा है। ख़ास तौर से जो मैंने बोला कि आपको अगर बताना है बच्चों को आगाही, अभी एक मिराज साहब ने हालिया में बहुत अच्छी वो रिपोर्ट बनाई कि वो बताया कि बच्चे कैसे, मतलब एक होता है ना डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर, वो मैसेज हमने देने की कोशिश की है। तो ये वालिदैन भी बताएं कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। दुकानदार जैसे आप देखें दुकानों पे जाते हैं, टॉफ़ी के बहाने जो है बच्चों को वो कर बुला लेते हैं, फिर वो रिक्शे में भी कहते हैं बच्चों को साथ बैठा लेते हैं। वैन का भी आया कि वो वैन वाला अपने साथ लेके बैठा, मतलब बहुत सारी चीज़ें। अगर इस हवाले से महराज भाई की रिपोर्ट हम एक दफ़ा फिर से चला सके तो ज़रूर प्लीज़ महराज भाई की जो रिपोर्ट है वो निकालें, उसमें अवेयरनेस जो है वो है। महराज भाई, अब आपने जाके रिपोर्ट भी बनाई और आपने ये मैसेज देने की भी कोशिश की, C21 वी हैव दी ओनली प्लेटफॉर्म, जो कि हमारे जितने भी रिपोर्टर्स हैं, हमारे ब्यूरो चीफ या हम सब मिलकर ये कोशिश करते हैं कि जब बच्चों के साथ इस तरह के वाक़यात हों तो उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट्स के ज़रिए, हम अपनी आगाही मुहिम के ज़रिए
कम से कम कराची में होने वाली जो बच्चों के साथ जुल्म और ज़्यादती है उसमें कमी आ सके, इस तरह से कि आपको आगाही मुहिम मिले, आपको ये पता चले, आपको ये नॉलेज मिले कि भाई क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और बच्चों को सब कुछ बताएं, बच्चों को वो कॉन्फिडेंस दें। मुझे मेराज भाई की वो लास्ट जो हमने शो किया था उसमें एक बात बहुत अच्छी लगी थी और मुझे याद भी है कि भाई माँ बाप को इतना ज़्यादा फ्रेंडली या इतना ज़्यादा स्पेस देनी चाहिए बच्चे को कि वो आके बता सके कि मेरे साथ ये अच्छा हुआ और मेरे साथ ये बुरा हुआ है। अगर आप उससे सिर्फ अच्छा सुनने की उम्मीद रखेंगे ना, तो मेरे ख्याल में फिर आपका बच्चा अपने साथ होने वाली किसी भी प्रॉब्लम को आपके साथ में शेयर नहीं करेगा। महराज भाई से इस पर बात करते हैं। महराज भाई, आपने ये डिटेल रिपोर्ट बनाई और ये बताने की कोशिश की लोगों को कि भाई इस तरह से अपने बच्चों को महफूज रख लें, और पुलिस ने भी ये मौका, आपको पुलिस वैसे तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन पुलिस ने ये बता ज़रूर दिया कि भाई आप लोग खुद ये ना कीजिएगा। ये बताएं कि महराज भाई इस हवाले से एक जामे आगाही मुहिम कैंपेन चलाने की ज़रूरत है, कोई हेल्पलाइन इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है। आपके पास 15 है, 15 पे हज़ारों लोग आपको कॉल्स करते हैं, आपको पता हो, आपको ये नहीं पता होता कि 15 पे आने वाली कॉल ज़्यादातर चोरी डकैती की होगी, लेकिन इन बच्चों के लिए, इन मासूम बच्चों के लिए एटलीस्ट इन गवर्नमेंट, जिस तरह से अभी आपने कहा है ना कि गटर के ढक्कनों के लिए जो मुर्तज़ा वाब साहब ने हेल्पलाइन इंट्रोड्यूस की है कि आप उसके ऊपर कंप्लेन करें तो गटर का ढक्कन लग जाएगा। तो प्लीज़ ये जो बच्चे हैं जिनके साथ ये अब्यूज़ होता है, अगर ये कहीं खो जाएं, इनके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इनके लिए एक अलग से हेल्पलाइन आप इस्टेब्लिश करें जो हर वक्त 24/7 जो है वो अवेलेबल हो। अगर उसके ऊपर कॉल आएगी तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो मासूम बच्चों की जान बचाने के लिए कॉल आ रही है, किसी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है। ये ज़रूर आप करें। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मैं राज भाई से, अशरफ भाई से इस पर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ बढ़ता जा रहा है और शहर कायद में एटलीस्ट सिंध गवर्नमेंट इतना तो कर सकती है ना कि एक इमरजेंसी हेल्पलाइन सिर्फ बच्चों के लिए, सिर्फ बच्चों की मदद के लिए, कि उनके पेरेंट्स अगर किसी जगह पर मौजूद हैं, किसी पार्क से किसी का बच्चा गायब हो जाता है, तो वो कैसे जल्दी से कहाँ से पहुँच के वो पुलिस तक इन्फॉर्म करेंगे, कैसे उनकी बात सुनी जाएगी, क्या वाकई वो हेल्पलाइन उनके लिए मददगार होगी या नहीं होगी। तो महराज भाई, इस बात के ऊपर आप कितना इत्तेफाक करते हैं कि बच्चों के लिए एक अलग से आगाही मुहिम भी चलाएं और एक इमरजेंसी हेल्पलाइन कायम करें, जैसे कि आपने ये इंट्रोड्यूस किया ना कि गटर के ढक्कन नहीं हो तो कॉल करें तो ढक्कन लग जाएगा, तो इसी तरह अगर किसी का बच्चा खो जाता है तो आप एक हेल्पलाइन इस्टेब्लिश करें जिसमें लोग ये आपको कॉल कर सकें और बता सकें कि उनको हेल्प की ज़रूरत है। आप जाके सारे थानों में बता दें कि फला बच्चा गायब है और ये इकदाम किए जाएँ। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि एक हॉटलाइन, एक हेल्पलाइन बनानी चाहिए। हाँ। ठीक है ना, बच्चों के अगवा के हवाले से भी और अब्यूज़ के हवाले से, ठीक है ना, दोनों मामला पर शिकायत आए और उस पर फौरी तौर पर जो है पुलिस एक्शन करे। हाँ। तो शायद इनमें कुछ बेहतरी भी आएगी। लेकिन एक बात जो अफसोसनाक है ना, वो ये है कि हम जिस माशरे में रहते हैं, यकीन करें हज़ारों बीमार जहन के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। हमें अंदाज़ा नहीं है, उनमें हमारे रिश्तेदार भी शामिल हो सकते हैं। हाँ। उसमें हमारे अजीज़ व क़रीब दोस्त भी शामिल हो सकते हैं, हमें ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, तो पहला जो काम है वो अब भी मैं यही कहूँगा कि ये है कि पेरेंट्स जो हैं, देखिए बच्चे की जो पहली तरबियत होती है ना, घर से शुरू होती है। अच्छा, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको गुड टच, बैड टच के बारे में बताएं। हाँ। उसको बताएं। और आपने जो भी बात कही थी कि उस बच्चे पर इतना उसको पुरअतमाद जरूर रखें कि अगर उसके बाद कुछ अच्छा या बुरा दोनों होता है तो वो आपको आगे बताए। ये नहीं कि वो खौफजदा थर-थर कांप रहा होगा, नहीं यार अब्बा को बता दिया तो वो तो मारेंगे, अम्मा को बता दिया तो मारेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने उनको एतमाद देना है। हाँ। और उनको एतमाद में लेके चलना है। तीसरी बात, आप ही की बात को रिपीट करूंगा, हमें स्कूलों में ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि स्कूलों में इस चीज़ को समझाया जाए। कोई एक पीरियड जो है वो इस चीज़ के लिए भी भले हफ्ते में 2 दफ़ा रखा जाए, लेकिन रखा जाए, क्योंकि बच्चा जो उस वक्त से सीख के निकलता है ना, वो सारी मतलब ज़िंदगी उसके साथ वो चीज़ें रहती हैं। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात की कि स्कूलों में इस चीज़ को समझाया जाए। इस मामले में ना ज़्यादातर ये होता है कि महराज भाई उस दिन भी ये डिस्कस कर रहे थे कि रिश्तेदार भी इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर रिश्तेदार भी किसी बच्चे के इस हद तक जा रहे हैं तो इस मौजूद जो स्टाफ है, टीचर है, ड्राइवर है या दीगर अमला है, वो भी उनसे भी होशियार रहे। जब अवेयरनेस कैंपेन इस तरह से ओवरऑल फैलेगी ना, तो जो लोग इस माइंडसेट के जो जिनकी दिमाग में ये पता नहीं कौन सी नफ्सियात होती हैं उनको ये वाली, उनको भी ये मैसेज जाएगा कि भाई अब ये कम्युनिकेशन फैल रहा है, बच्चों में अवेयरनेस आ रही है कि अगर आपको कोई ड्राइवर जो है कोई ऐसी बात कर रहा है जो अनयूजुअल है, आपने फौरन रिएक्ट करना है और जाके 4 लोगों को बता देना है कि ये मुझे ये कह रहे हैं कि फला जगह यूं हो रहा है, या यहाँ चले या वहाँ चले। भाई आप खुद लेडी हैं, आपने मतलब के कॉलेज में भी पढ़ा है, फिर आप आई,
देखिए यहाँ सबसे बड़ा क्या होता है कि वो अगर हरेस्ट करता है कोई, उसको खौफ होता है कि भाई मैं इसको थ्रेट दूंगा तो डर जाएगी, हाँ। तो आगे आपको कॉन्फिडेंस देना है ना, जैसे मिराज भाई ने कहा, जैसे कोई लड़की कॉन्फिडेंट होगी और कोई भी कुछ देख रहा है या उसको कर रहा है, हाँ। तो सेक्सुअल हरेसमेंट जिसे बोलते हैं कि डिपार्टमेंट होना चाहिए और वो उसके ऊपर फौरी एक्शन। इसी तरीके से बच्चों का, जैसे आगाही में देखें, जब तक आप खौफ नहीं देंगे ना, हाँ। वो लोग पीछे नहीं होंगे। जो भी मरीज हैं, हाँ। होंगे अपनी जगह पे, मरीजों को ठीक करना भी आता है, बहुत सारे इलाज हैं, तो उसके लिए ये है कि वो इलाज के ऊपर अमल दरामद करना होगा। क्योंकि आप सोचे मुझे आपको बताऊं, सारिम वाले बच्चे का हुआ था, उसकी वीडियो देखी, बिल्कुल, हाँ। मेरी दोनों बेटियां, हाँ। बेटे, मतलब वो तो अब ये है कि वो उनको नीचे जाते हैं तो मेरा बेटा साथ जाता है, सही। पहले ये लोग नीचे ही घूम रहे थे, अब मुझे खौफ आ गया है, बिल्कुल, हाँ, एक खौफ हो गया, हाँ। अब उसी तरीके से जो हमारे अपार्टमेंट में आसपास लोग हैं, जब हम मिलते हैं, जाते बात करते हैं, हाँ। तो ये बोलते हैं कि भाई ये वो, तो हमने कहा भाई सब ख्याल रखें ना। मैंने उनको कहा भाई आप रह रहे हो, हम 9 बिल्डिंग्स हैं, फिर हमारे घर हैं, हाँ। वो एक दूसरे को सब जानते हैं, हाँ। हमारा घर है ये, सही, हाँ। तो हम हर किसी को जानते हैं, लेकिन अगर कोई मरीज है, हाँ। तो आप उस पर नजर रखें, बाहर से लोग आ रहे हैं उन पर नजर रखें, मतलब हम दूसरे के बच्चों को भी उससे अपना बच्चा समझे ना, ये हमारे पूरे माशरे के लिए होना चाहिए, पूरी सोसाइटी के अगर, और वैसे भी आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी के भी बच्चे को आप देख रहे हैं या कोई ऐसा इलीगल बंदा आप देख रहे हैं जो आपकी बिल्डिंग में आपने तो कभी तो आप उसके बारे में पूरी बिल्डिंग में एक रिपोर्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, सबको जा सकते हैं, पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं कि भाई ये बंदा हमारे बिल्डिंग में रोजाना क्यों आता है या इस तरह की इलीगल एक्टिविटी क्यों होती है। महराज भाई बिल्कुल ऐसा है, बात वही आ गई कि हमें पहले खुद जो है ना चीज़ों को देखना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा बड़े तरीकेकार से, हाँ। बच्चों को एतबार में लेना पड़ेगा, आसपास अतराफ में नज़र रखनी पड़ेगी, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बच्चों से फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे भी हमने जो आपने रिपोर्ट देखी, हाँ। आमतौर पर आपने देखा होगा कि अक्सर वो बच्चों को चॉकलेट या टॉफियाँ लोग दे रहे होते हैं, बिल्कुल। तो भाई चले ठीक है, अगर कोई शफकत के तहत दे रहा है तो चलो समझ में भी आ रहा है, हाँ। लेकिन हमें कैसे पता कि उसके दिल में क्या है, हाँ। उसके दिल में कौन सा चोर है, उसके क्या अज़ाइम है, हमें इस चीज का अंदाजा नहीं है। बात ये ना कि बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो तो बच्चे ही होते हैं, मतलब वो किसी के भी प्यार में वो उनको आप अवेयरनेस भी देने की अगर कोशिश करें तो वो फिर उस तरह से कोई उनको प्यार से बात करेगा तो वो बिल्कुल उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये इसकी मिसाल ऐसे ही ना कि अगर किसी ने महराज भाई के साथ कोई बुरा करना हो या रोक के महराज भाई को किडनैप करना हो या किसी के भी साथ कुछ भी करना हो, तो महराज भाई वो बड़े अच्छे जेस्चर के साथ सबसे पहले तो आपसे बात ही करेगा ना, तो आप ऑब्वियसली उसकी सलाम दुआ का जवाब देंगे, आप उसकी बात सुनेंगे, बाद में आपको फील होगा ना कि ये बड़ा अनयूजुअल मेरे साथ कोई हैपनिंग हो रही है, ये बात क्या कर रहा है। उससे पहले तो वो अपनी सारी प्लानिंग करके आपको ट्रैप कर चुका होगा। सो इसके लिए एक कानून भी तो जामे बनाने की जरूरत है ना, मतलब इसके लिए अर्जेंट, अगर किसी शख्स के साथ कोई हादसा हो जाता है, आप आम आवाम को छोड़ें, आप बच्चों के लिए ही कुछ कर लें, आप उनके लिए कोई हेल्पलाइन बना लें, आप उनके लिए कोई इमरजेंसी सेंटर कायम कर लें, क्योंकि जितनी देर में रिपोर्ट जाती है पुलिस के पास उतनी देर में वो चोर वोर किडनैपर नफ्सियाती मरीज सारा अपना काम करके आगे बढ़ चुके होते हैं। मैं यहाँ पे बताऊँ जी, गुलशन में 13D में मैं फैमिली को छोड़ के ससुराल वहाँ से वापस आ रहा था, हाँ। 13D पे जैसे मैं सिग्नल क्रॉस करने लगा तो मैंने देखा कि वो बाइक पे फैमिली को रोका हुआ था, क्योंकि रात हो रही थी तो शादी से वो वापस आ रहे थे, यकीनी तौर पे तैयार होंगे। अच्छा मैंने देखा क्योंकि भाई मेरे पास ना असला है ना कुछ है, मैं हाथ से भी नहीं, मैंने फ़ोन कर दिया 15 पे। अच्छा वो बस वही आपने गलती कर दी, आपने गलती कर दी। अब गलती क्या की मैंने उनको बोला कि भाई 13D का सिग्नल है, रब मेडिकल है और यहाँ से मैं क्रॉस कर रहा हूँ तो यहाँ पे वारदात हो रही, तो हम क्विक रिस्पांस जो यहाँ पे किसी को भेजे ना, वो कह रहे हैं जी अच्छा आपका नंबर आ गया, वो गया। मैंने कहा भाई मैं तो एक शहरी हूँ, वो वारदात हो रही, बता दी कि वहाँ पे नाकाबंदी कर लें। अच्छा मैं करके निकल गया ना, अब मैं वहाँ खड़ा तो नहीं हूँ कि मैं भी लूट जाऊँ, हाँ। मैं निकल गया, फिर मैंने अपनी टीम को भी बताया कि भाई यहाँ पे वारदात हो रही थी, CCTV या कुछ हो तो मैं निकल गया। जैसे ही मैं घर के पास पहुंचा, क्योंकि कॉर्नर पे मेरा घर है, तो मैं वो गली में मुड़ने लगा तो फिर फोन बजा, कह रहे जी मोबाइल मूव कर दी, आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा मैं क्या मतलब, तो कहने के भाई आप वहीं खड़े रहते ना। मैंने कहा क्या हो गया भाई, आप वहीं खड़े रहते, हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता। हमारे 15 को जो है ना क्विक रिस्पांस टीम बेसिकली क्या होती है, मैं बाहर का बताऊं, अगर आप फोन करें, हमारे मेरी बहनें भी बाहर हैं, अयाज की वालदा की तबीयत खराब हुई, 911 फोन किया, एम्बुलेंस इमरजेंसी सब लेके हॉस्पिटल पहुंचा दिया। आप यहाँ करते रहें, वो कहेगा भाई कहाँ है भाई, आप जो है ना पड़ोस जमा कर सकते हैं, आप शोर मचा सकते हैं, इनफैक्ट आप सोशल मीडिया पर
जो है ना वो अपनी वीडियो डाल सकते हैं कि हमारे साथ ये जुल्म हो गया, लेकिन जब 1-5 की बात आती है ना लोगों के हाथ पैर काम जाते हैं, भाई 1-5 पे नहीं कर रहे, वो तो हमसे ही इन्वेस्टिगेट करेंगे। मतलब आप जब 1-5 पे कॉल करता है कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी जो है ना जिसके साथ प्रॉब्लम हो, उसकी पूरी कोशिश होती है कि 1-5 पे कॉल ना करें, सारी दुनिया को बता दें, लेकिन बस वहां पता ना लगे। ये महराज भाई ये भी इनको अपना ना इमेज बेहतर करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जी, मैं कोई तर्जुबान तो नहीं, ठीक है ना जी जी। अच्छा, बात यह है, इस पर भी हमने काम करके देखा, ठीक है ना, ये जहन में हमारी भी आई थी। आपको पता है कि दिन में 1-5 पर 24,000 कॉलें आती हैं तकरीबन पूरे दिन में 12 घंटे की, इसीलिए तो बच्चों की हेल्पलाइन अलग करने की बात हो रही है। सुने अब मजेदार बात यह है कि 24,000 कॉलों में से 24 घंटे में 24,000 अगर कॉलें आती हैं तो उनमें से सिर्फ 800-700 कॉलें रियल होती हैं जी, और 23,200 कॉलें प्रैंक कॉल होती है, झूठी कॉल्स होती है जिसमें मोबाइल मूव होती है, मोबाइल वापस आती है। तो अब देखिए मेरी बात सुने, इसमें फिर यही बंदा कह सकता है कि जो प्रैंक कॉल्स होती हैं वहीं सारी मोबाइल मूव हो जाती है, जो रियल शिकायतें होती हैं वो यही मसला है, फिर यही हम ये माशरे का मसला है। अब आप देखिए कि आप एक ऐसे इदारे में प्रैंक कॉल कर रहे हैं जहां से लोगों को इमरजेंसी में मदद मांगने की उम्मीद होती है कि मुझे वहां से मदद मिल जाएगी। जब आप उस इदारे में कॉल कर करके, मतलब आप सोचे रेशो तो देखें, 23-24 हजार में से 800 कॉलें रियल हैं। इन कॉल्स को फिल्टर करने के लिए पुलिस इकदाम कर सकती है ना। अच्छा, अब उसका मसला यही है ना, आप देखें अब वो क्या करते हैं कि पहले जो कॉल आती है, सुन ली आपकी बात, आपसे पूरी मालूमात लेके वो कि भाई आप कौन है, क्या है, क्या हुआ है, उसके बाद फिर आपको दूसरा जो उनका एजेंट है वो फिर आपको कॉल करेगा रीचेक करने के लिए कि वाकई आप हैं भी या नहीं है। तो ये प्रोसेस को देखिए जो लेंथी कर दिया ना वो हमारे लोगों ने कर दिया। अगर यहाँ पर ओरिजिनल और रियल कॉल्स आ रही होती तो ये मसला नहीं आता। अगर तो मैं तालियां बजा रहा होता पुलिस वालों के लिए। देखिए मेरे साथ हुई थी वारदात, मैं बताऊं, ये तो हम बहुत इजीली बोल रहे होते हैं, आप जाए मेरे साथ, कोई भी एक बंदे को लेके जाते हैं, बैठे हुए कैमरामैन, किसी वारदात हो जरा एक FIR तो कटवा दे मेरी, आप फोन मत करिएगा, हम जाके रोजनामचा करा देते हैं। देखें हमारा जो इतना मुश्किल जो बना है, थाना अपने ऊपर नहीं लेता है, ठीक है, कोई भी थाना, 108 थाने, अब आपको स्टोरी एक राम कहानी सुनाता हूँ आपको, 108 थाने हैं, कोई भी थाना, हर SHO की रिपोर्ट होती है, भाई तुम्हारे यहाँ कितनी बाइकें गई, तुम्हारी कितनी गाड़ी गई, तुम्हारा सब कुछ कितना हुआ, अब उसका हिसाब किताब जाता है भाई कि तुम्हारे वारदातें कितनी हो रही है, तुम्हारे क्राइम ज्यादा है या कम, ठीक है। अब वो उसके मारे वो करते ही नहीं है। अब यहाँ पे जो अगर उनकी जो पुलिस वाले माशाल्लाह से, क्योंकि मेरे साथ 2-3 वारदात, मेरी ये गलती हुई थी, मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती है कि मैंने एक क्रिमिनल को पकड़ लिया था। अच्छा, गन लगी थी, मेरे एक और साथी हैं रियाज एंडी, कैमरे पे बोल दे रहा हूँ मैं, वो भी साथ थे, उनको मैं घर पे लेने गया था, क्रिमिनल आए, 2 थे, साले बहनोई थे, मतलब छोटे छोटे 18-20 साल के होंगे, लांडी के रहने वाले थे। अच्छा, हमने गलती भी कर दी, FIR कटवा दी थी, तो जिंदगी में एक और गलती कर दी, फिर कोर्ट जाना पड़ गया, फिर पुलिस वालों से वास्ता हुआ, वो पुलिस वाले ने मेरे जो उन्होंने जो चालान बनाया तो मुझे मुजरिम बना रहे हैं कि वो मेरी इससे लड़ाई हुई है। मतलब अगर मेरे पास पावर होती है ना, मैं कसम से जी हाथ मसल रहा हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो हमारा पुलिस का निज़ाम है ना, माजरत के साथ, बहुत माजरत, इसका तो एक और स्टोरी है, वो ऑन कैमरा नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन पुलिस वाले खुद मुलविस हैं वारदातों में, पुलिस वाले क्रिमिनल हैं, पुलिस वाले डाकू हैं, बैठे हुए हैं। अभी पुलिस वालों की तारीफें करते हैं, यहाँ पे बताएं बड़े बड़े ऑफिसर डकैतियों में मिले हैं, बड़े बड़े ऑफिसर। आप अगर ये सब अगर ये करते हैं तो इसको मतलब ये वारदातें होती, कॉजवे पे होती, पुलिस वाले मिले हुए थे, ये सामने आए हैं। अब मसला ये है कि देखें मैं किस पे भरोसा करूं, मैं किसको देखूं। अब पुलिस वाले खुद वारदातें कर रहे हैं, खुद इन्होंने खबरें चलाई हैं भाई, मैंने तो नहीं चलाई हैं। पुलिस वाले अच्छी अच्छी पोस्टों पे, आप जाके गाड़ियां देखें उनकी, आप मतलब मैं सोचूं कितनी तनख्वाह है भाई। ओवरऑल अशरफ भाई, ओवरऑल इस पूरे जो सिस्टम है ना, इसके अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है, क्योंकि बात वही है कि जब आप चेहरे नहीं बदलते तो फिर आप लोगों के जो काम होते हैं ना वो भी वही रहते हैं। नए लोगों को भी इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है, पढ़े लिखे लोगों को इस फील्ड में आने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि ये अवाम की मदद है, ये अवाम की खिदमत है। और अगर किसी की मदद करने वाला शोबा ही जो है वो इन तमाम तर शुबहात का शिकार होगा कि कॉल फेक आ रही है, कॉल असली है, कॉल नकली है, मतलब ये है ये नहीं है, ऐसे नहीं होता। जब आपके पास किसी की कॉल आई है हेल्प के लिए, यू हैव टू रीच देयर। क्विक रिस्पांस फोर्स का मतलब ही यही है।
खैर बहुत शुक्रिया, क्योंकि अभी हमारे इस सेगमेंट का जो है वो टाइम एंड अप होने लगा है। बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, बहुत शुक्रिया महराज भाई। शो में यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर मज़ीद आपके साथ में अपनी टॉपिक डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब इस वक्त आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी टैलेंटेड आर्टिस्ट से जो कि स्केच आर्टिस्ट है और उनका नाम है आयशा अहमद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं शो में और उनसे करेंगे आज ढेर सारी बातें और इस आर्ट के बारे में भी बहुत कुछ पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा आयशा, लास्ट टाइम जब आप शो पर आई थी तो बड़ी ज़बरदस्त आपने जो है वो स्केचिंग की थी, बड़ी ज़बरदस्त जो है आपने अपना आर्ट हमें दिखाया था, लोगों को दिखाया था और लोग बड़ा खुश हुए थे और मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस भी आए थे कि भाई ये बड़ी ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं। ये बताएं, इससे पहले भी मैंने आपको ये सवाल एक दफ़ा पूछा था कि आयशा, जो स्केच आर्टिस्ट होता है उसका जो कुछ भी स्केच करने से पहले उसका जो एक थॉट होता है, जो सोच होती है ना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो होता है कि वो क्या बनाना चाहता है, वो क्या पेंट करना चाहता है। उससे पहले उसको सोचना होता है, समझना होता है कि मेरे जहन में क्या है। तो वो क्रिएटिव माइंड की बड़ी ज़रूरत है। क्रिएटिव माइंड कितना काउंट करता है इस फील्ड में? सबसे ज़्यादा क्रिएटिव माइंड ही काउंट करता है, क्योंकि जब तक आप अच्छा सोचेंगे नहीं कि क्या करना है तो फिर आप कैसे बनाएंगे, बनाएंगे? पूरी आप कंपोजिशन सेट कर दो कि सबसे पहले तो टॉपिक सेट करते हो कि आपको बनाना क्या है, तो उसके बाद आप उसकी कंपोजिशन सेट करते हो कि किस कलर में अच्छा लगेगा और कौन से साइज़ पे अच्छा लगेगा और जहाँ लगाना है वहाँ अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। पूरा आप उसकी कंफर्म करते हो, फिर उसके बाद उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये बताइए कि ज़ाहिर है अब स्केचिंग करने का मतलब ये एक इतना फैसिनेटिंग काम है या ये इतना एक अट्रैक्टिव काम है कि जब आप किसी पेंटर को पेंट करते हुए देखते हैं, किसी स्केच आर्टिस्ट को कुछ बनाते हुए देखते हैं, तो आपके दिल में भी ये अर्ज होती है कि भाई हम भी ये कर सकते हैं, काश मेरे पास ब्रशेस होते, मेरे पास भी जो है ना ये तमाम तर चीज़ होती, मैं भी कुछ पेंट कर लेता। बेशक मुझे पेंट करना आता है या नहीं आता, लेकिन जब आप प्रोफेशनली इस फील्ड में आते हैं ना तो फिर आपको पता चलता है कि ये एक ब्रश से कोई भी चीज़ पेंट करना, दिस इज़ नॉट ईजी गेम। ये बहुत टफ काम होता है, क्योंकि अगर आपका ब्रश इधर से इधर गया तो ये आपके मुंह का मेकअप नहीं है, ये स्किन नहीं है जो आपने जो है वो वॉश की और फिर दूसरा मेकअप हो जाएगा, या फिर ये स्किन नहीं है जो आपको कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम हुई तो आपने बेस से छुपा ली। ये है पेपर और ऑन पेपर जो चीज़ गई वो गई, यू कैन नॉट रब और रिमूव ऑन दैट। कि ये कितना मुश्किल होता है फिर कि एक एक लाइन मैनेज करना, पहले स्केच बनाना, फिर उसको रखना। ज़रा थोड़ा सा बताएं, इसका प्रोसेस बताएं ताकि लोग समझ सकें कि ये कितना मुश्किल काम है। जी बिल्कुल, सारे मीडियम्स की अपनी अपनी मुश्किल होती है। अगर पेंसिल में तो फिर भी गुंजाइश होती है कि आप उसको इरेज कर लें, लेकिन बाकी क्या होता है, आप कितना भी महंगा पेपर यूज़ कर रहे हैं, कितनी भी महंगी आप जो है ना शीट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसको रिमूव करने बैठते हैं, रब करने बैठते हैं, अलग ही डेंट देता है, तो वो पता चलता है कि उधर यहाँ कुछ मिटा के दोबारा से बनाया गया है। ये इसलिए जो परफेक्शन होती है ना वो बस स्केच आर्टिस्ट ये और क्या क्लासी लगता है आप बैठे में स्केच कर रहे हैं। मतलब कि दोस्तें मुझसे क्या कहती हैं, आयशा ये कैसे कर ज़्यादा, बल्कि आजकल के जो यूथ है, जो बच्चे हैं, वो बहुत मुतवज्जो होते हैं जब मुझे बनाते हुए देखते हैं। तो सब पूछते हैं कि कैसे बनाया, ये मुझे भी सीखना है। मतलब सब में एक इंटरेस्ट पैदा होता है। तो मुझे भी अपना बचपन याद आता है, मैं भी ऐसी थी अपनी टीचर्स को देख के कि मुझे भी ये बनाना है। तो एक इंटरेस्ट, यकीन करें मेरे अंदर इतना टैलेंट नहीं था कि मैं ये स्केचिंग करती या पेंटिंग करती, लेकिन मुझे शौक बड़ा है। अभी मुझे कोई अगर स्केच दे या ब्रशेस से ना तो मैं करना शुरू कर दूं, चाहे वो मैं किसी को दिखाऊं नहीं कि मैंने क्या पेंट किया लेकिन मैं पेंट करूं, क्योंकि ये बड़ा फैसिनेटिंग काम होता है। अभी आप क्या हमें स्केच बना के दिखा रही हैं? मैं एक पोर्ट्रेट है, लेकिन वो मैं बाद में रिवील करूंगी। चलिए जी, ये बाद में रिवील करेंगी, ये फिर डेफिनेटली कोई ना कोई अच्छी चीज़ बना रही होंगी, कोई ना कोई पोर्ट्रेट जो है वो रिवील करी होंगी। चलें आप फिर अपना स्केच जो है वो स्टार्ट कर सकती हैं और फिर थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे कि आयशा ने जो स्केचिंग है वो कैसे की है और आयशा ने क्या बनाया है। अच्छा आयशा, अब आयशा क्योंकि बनाएंगी तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फ़ैशन पे। भाई फ़ैशन पे ना मुझे बात करने का बड़ा शौक़ है, बल्कि सारी ख़वातीन को, सारी लड़कियों को फ़ैशन पे बात करने का बड़ा शौक़ होता है। लेकिन आज जिनके फ़ैशन पे हम बात कर रहे हैं ना, ये फ़ैशन है क्रिकेटर्स का फ़ैशन। हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो जितने फेमस हैं उतने स्टाइलो भी हैं। अगर उनकी जो परफॉर्मेंस पे हम बात कर रहे होते ना, तो वहीं हम उनकी स्टाइल पे बात कर रहे होते हैं, हम उनकी ड्रेसिंग के ऊपर बात कर रहे होते हैं और एक से बढ़कर एक मतलब स्टाइलिंग करते हैं, एक से बढ़ के एक जो है वो ड्रेसेस पहनते हैं। ईद हो या फिर फ़ोटो शूट हो, या आप उनको कमर्शियल्स में देखते हैं, या फिर आप उनके बिल बोर्ड्स के ऊपर जो है वो उनकी पिक्चर्स देखते हैं। और स्पेशली ईद पे तो जो कुर्ते पहनते हैं ना, पाकिस्तान में तो क्योंकि कमीज शलवार का कल्चर बड़ा आम है और हर कोई शख्सी जो है
वो ईद पे, बकरीद पे, इन तमाम तर जो इवेंट्स होते हैं इसके ऊपर अच्छे अच्छे ड्रेसेस वेयर करते हैं। लेकिन हमारे जो क्रिकेटर्स हैं इनकी धूम पड़ोसी मुल्क में भी होती है। इसके अलावा ये जो है इंटरनेशनली ये हर जगह डिस्कस हो रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये तमाम टीम्स के साथ मैचेस खेल रहे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ खेलते हैं, इंग्लैंड की टीम के साथ खेलते हैं, न्यूजीलैंड की टीम के साथ खेलते हैं, और फिर एक कनेक्शन होता है सबका। और जब ये सोशल मीडिया पर अपनी ये पिक्चर्स अपलोड करते हैं, ये ट्रेंडी पिक्चर्स अपलोड करते हैं, तो यकीन करें बहुत सारे गोरे ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान आते हैं और शेरवानियाँ खरीद के जाते हैं। कितने इतने जो है ना वो क्रिकेटर्स हैं, गोरे क्रिकेटर्स हैं जो कि यहाँ से कमीज शलवार वेयर करते हैं और इसी ट्रेंड के मुताबिक चलते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान आते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो यहाँ से शॉपिंग करें और ये ज़बरदस्त से जो कमीज शलवार हैं या ड्रेसेस हैं ये वेयर करें। तो भाई अभी जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये फवाद आलम आपको नज़र आएंगे इस पिक्चर में। इसके अलावा हमारे जो सारे क्रिकेटर्स हैं ना, ये किस तरह का फ़ैशन करते हैं और कितने स्टाइल होते हैं। ये शाहीन शाह अफरीदी हैं, इसके अलावा ये बाबर आजम हैं, शाहिद आफरीदी हैं और शादाब खान हैं, सरफराज हैं। तो पड़ोसी मुल्क में इन लोगों के जो ये ड्रेसेस हैं ना, जो ख़ास तौर से कमीज शलवार पहनते हैं, इसकी बड़ी धूम मची होती है और ये बड़ा ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसके ऊपर अच्छा वो जो एक हेटफुल माइंडसेट है ना, वो तनकीद भी कर रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारा एक कल्चरल लिबास है, ऑब्वियसली ये हमारा एक पाकिस्तानी लिबास है, लेकिन जो ये इनकी क्लास होती है ना इन ड्रेसेस की, वो अमेजिंग क्लास होती है। फिर अगर मॉडल्स की बात करें तो मॉडल्स भी इस तरह से बड़े अच्छे अच्छे जो है वो ड्रेसेस उन्होंने वेयर किए हुए थे। ये शाहीन शाह अफरीदी की जो शादी है, ये उसकी पिक्चर है और ये आप देखेंगे शादाब खान वाइट आपको कुर्ते में नज़र आएंगे। इसके अलावा अगर लेजेंड्स में मैं बात करूं तो ऑब्वियसली वसीम अकरम, ऑलवेज स्टाइलिश, वो हमेशा बहुत अच्छे कमीज शलवार वेयर करते हैं, हमेशा उनकी जो ड्रेसिंग होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा, ये आई गेस फवाद आलम है और हम आपको साथ साथ में दिखाते भी जा रहे हैं कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनकी ड्रेसिंग जो है वो कितनी अच्छी होती है। अच्छा, अब थोड़ी सी क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। भाई आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? आज मैंने सोचा ना कि आपसे करते बहुत सारी दिल की बातें, जितनी देर में जो स्केच रेडी होगा इतनी देर में आपसे करते बहुत सारी दिल की बातें। व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट कि आप लोगों का फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है और आपको क्या लगता है कि भाई बाबर आजम जो है उनकी जो फॉर्म है उसके हवाले से आप क्या सोचते हैं कि सारे लोग वेट कर रहे हैं कि जी किंग बाबर की जो फॉर्म है वो कब वापस आएगी, तो हम भी यही वेट करें कि बाबर की फॉर्म कब वापस आएगी। तो आप हमें कॉल करके बता भी सकते हैं कि भाई आपको कौन सा क्रिकेटर पसंद है और क्यों पसंद है, ये भी आपने बताना है। क्योंकि जो हमारे अभी जो लाइमलाइट में हमारे जो क्रिकेटर्स हैं जिनके बारे में सबसे ज़्यादा बात होती है उनमें बाबर आजम है, साइम अयूब हैं। और साइम अयूब जो है वो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, बाबर आजम मुझे बहुत पसंद है। साइम अयूब का करिश्मा ये कि साइम अयूब जो है वो जब डोमेस्टिक से आए इंटरनेशनल क्रिकेट में तो उनकी जो परफॉर्मेंस थी, जैसा उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो वैसे ही खेलें। मतलब साइम ने वाकई अपनी जो है वो धाक बिठाई है और वाकई उन्होंने बताया है कि वो एक अच्छे क्रिकेटर हैं। और अभी जो उनकी रिसेंट इंजरी है उसके ऊपर डेफिनेटली जो उनकी इंजरी है उसके अकॉर्डिंगली ही फैसला किया जाएगा कि साइम जो है वो किस हद तक स्टेबल होंगे। और फिर वो हम तो चाहते हैं कि वो चैम्पियंस ट्रॉफी में भी आएँ, लेकिन इट डिपेंड्स कि उनकी जो इंजरी है वो जिस तरह ठीक होगी तो फिर उनको टीम में शामिल किया जाएगा। क्योंकि पहले क्रिकेटर की सेहत बड़ी ज़रूरी होती है और हमारी जो पीसीबी है वो इस मामले में अपने प्लेयर्स का, अपने क्रिकेटर्स का बड़ा ख्याल रखती है, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा करियर है जो आगे है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम चाहते हैं कि साइम पाकिस्तान के लिए बड़े मैचेस में ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी करें। तो अभी हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई है और अगर कॉल दोबारा आएगी तो डेफिनेटली हम बात करेंगे। और आई होप कि आप लोग आज ज़रूर कॉल करके बताएंगे कि आपका जो फेवरेट क्रिकेटर है वो कौन है। तो जी कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? जी वालेकुम सलाम, कौन बात करे, कहाँ से? मैं शहजाद बात करूं कराची से। जी जी शहजाद, कहिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप अभी बात कर रही थी हमारे लिए फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तो मेरा फेवरेट क्रिकेटर तो वैसे तो बाबर आजम है। वैसे तो बाबर आजम है, मतलब बाबर आजम ही होंगे ना फिर आपके फेवरेट क्रिकेटर? वैसे तो शहजाद वैसे तो बाबर आजम है, लेकिन फिर रियल में कौन है आपका फेवरेट क्रिकेटर? नहीं है तो बाबर आजम ही रियल में भी, लेकिन आज के उनकी परफॉर्मेंस बेचारी थोड़ी बहुत आउट ऑफ फॉर्म हो रहे हो। यानी स्टार्ट अच्छा लेते हैं, 30-32 के बाद आउट हो जाते हैं। हालांकि जो एक अच्छा प्लेयर होता है उसकी निशानी से वो 30-32 रन कर ले तो वो और
मजीद इनहेंस करता है अपनी बैटिंग को। ये पता नहीं क्या बात है, आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है वो बेचारे। तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे बाबर आजम को कि बाबर आजम आप थोड़ा मतलब अच्छा परफॉर्म करें, या क्या कहना चाहेंगे? मैं बाबर आजम को यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि बाबर आजम को मैं चाहता हूँ कि जैसे वो पहले खेलते थे कि एक सीरीज 5 मैचों की सीरीज होती थी तो 4 सेंचुरियाँ होती थी उनकी, 1 लिस्ट सेंचुरी होती थी, तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं उनको उसी तरह देखूँ, उनकी कवर ड्राइव, उनके एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, उनका कट, उस तरह से मैं उनको दोबारा देखना चाहता हूँ। और मेरी वेल विशेस उनके साथ हमेशा रहेंगी। सही, क्योंकि वो है हमारा किंग इन द एंड, जो भी हो। चलें जी, ओके जी, बहुत शुक्रिया। हमें शहजाद ने कॉल की और इन दी एंड लोग यही बात करते हैं। बाबर आजम आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है ना वो अमेजिंग है। मतलब अब तो प्लीज़ अपने फैंस के लिए आपको परफॉर्म करना होगा और आप परफॉर्म कर ही ले, क्योंकि अब तो बात वही है ना कि जब चैंपियंस ट्रॉफी आएगी ना तो जिस तरह से हमारे लेजेंड क्रिकेटर है ना शोएब अख्तर, उन्होंने भी यही बात की कि भाई आप जब जैसी चैंपियंस ट्रॉफी सर पे आएगी और पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा ना तो कोहली ने भी जाग जाना है और बाबर आजम जो है वो भी खेलना शुरू कर देंगे। तो वी विश यू ऑल दी बेस्ट। आपके जो फैंस हैं वो इस हवाले से बड़ी सारी बातें करें। चलिए जी, क्रिकेट की तो हो गई बहुत सारी बातें, अब कुछ हम बात कर लेते हैं। ये जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, इनका यूजुअली जब कभी मैं सुबह ऑफिस से निकल रही होती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ये बच्चों को जो है बहुत सारे, एक वैन है, मतलब यानी एक नॉर्मल सी सुजुकी है या हाई रूफ है, उसके अंदर बेचारे मासूम बच्चों को भर के लेके जा रहे होते हैं। जगह हो नहीं हो, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ये किस सेंस से बच्चों को जो है वो बिठा लेते हैं रक्शों में। और अगर 3 बच्चों की जगह रक्शे में है तो ज़ाहिर है उनके 3 बैग्स भी हैं। आप 6 बच्चे, 4 बच्चे, 10 सीटर पे आप 24 बच्चे, 20 बच्चे कैसे बिठा लेते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आती। और उसके बाद आप ये देखेंगे यही हाल होता है जो इवेंचुअली इस वक्त आप देख रहे हैं। ये सूरत हाल होती है कि ये बेचारे बच्चे जो है कैसे जा रहे होते हैं और इस तरह से जाने के बाद पता नहीं इनकी जो बैग्स हैं उनका क्या हाल होता होगा, उनके अंदर लंच बॉक्स होता है उनका क्या हाल होता होगा, खुद इनके कपड़े जो है जब आप असेंबली में जाते हैं तो ज़ाहिर है आपको एक प्रॉपर यूनिफॉर्म की ज़रूरत होती है कि भाई आपका यूनिफॉर्म बड़ा प्रॉपर हो, नीट हो, क्लीन हो, आपके शूज़ बड़े नीट एंड क्लीन हो, हर चीज़ आपकी जो है वो प्रॉपर हो। लेकिन इस तरह से जब ये सुबह जाते हैं या दोपहर को वापस आते हैं, क्या इनके जहनों में होता होगा, कितना ये थक जाते होंगे, कितनी इनको पैनिक होती होगी, जितने ये एम्स ड्रीम्स लेके के लिए जाते होंगे। तो ये आप सोचें कि ये कितना जुल्म है। और ये ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनको सोचना चाहिए, और जो स्कूल की एडमिन है या जो स्कूल के एडमिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उनका ही कॉन्टैक्ट होता है ट्रांसपोर्टर्स से, जो स्कूल की वैन्स होती हैं, ये उनको भी सोचना चाहिए कि कम से कम वो बच्चों का ख्याल करें। और पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि अगर किसी वैन में जगह नहीं है तो अननेसेसरली अपने बच्चों को जो है उन पर जुल्म ना करें, उनको इसके बजाय आप कोई और सेपरेट कोई पिक एंड ड्रॉप लगा दें, बट डोंट डू दिस। चलिए जी, अभी वापस आएंगे तो देखेंगे कि आयशा का स्केच कहाँ तक पहुँचा, और शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं हम डिज़ाइनर्स के हवाले से, जिन डिज़ाइनर से हम बड़े बड़े महंगे महंगे कपड़े लेते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और मीनवाइल मैं आपको बता दूं कि आयशा जो है अभी स्केच बना रही हैं, अभी मैं उस तरफ गई नहीं हूँ, जब मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं देखूँगी कि उनका स्केच कितना कंप्लीट हुआ। तो अब हम कुछ जो है ना वो बात करते हैं डिज़ाइनर्स के हवाले से। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे डिज़ाइनर्स जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपनी अपनी फील्ड्स में अपने आप को मनवा रहे हैं। लेकिन जो आम लोग हैं, जो आम ख़वातीन हैं, आम लड़कियां हैं, कॉलेज जाने वाली, स्कूल जाने वाली या वर्किंग वुमेन्स हैं, डेफिनेटली वो अपनी सैलरी से या वो अपनी पॉकेट मनी से ही ये डिज़ाइनर ड्रेसेस खरीद सकती हैं। और जब भी आप डिज़ाइनर ड्रेसेस लेने के लिए जाते हैं तो यूजुअली कोई भी एक अच्छे डिज़ाइनर का ड्रेस आपको 20-25 हज़ार से कम में नहीं मिलता। और 15,000 में अगर आप किसी डिज़ाइनर से ड्रेस बनवाते हैं तो वो आपकी शक्ल ऐसे करके दिखता है कि आपको मुझसे 15 बनवानी है जी। ड्रेस का जो कपड़ा है ना वही 7-8 हज़ार रुपये का कपड़ा आ जाना है, तो फिर आप तो डिज़ाइनिंग के अलग हैं, फिर इसमें ये सारे लवाजमात लगेंगे, तो ये बड़ा महंगा पड़ेगा। तो अगर पैसे बचाने लोगों ने अपने, और आपने अपनी सैलरी का कम हिस्सा जो है अपने कपड़ों में देना है, तो उसके लिए बेस्ट यही है कि आप किसी शॉप पे जाएं और जहाँ से ये डिज़ाइनर्स वगैरह कपड़े पिक करते हैं, ज़ाहिर है जो भी ड्रेसेस बनते हैं वो इसी तरह बनते हैं ना
कि जो डिज़ाइनर होते हैं वो कहीं ना कहीं से ये ड्रेसेस के लिए कपड़ा पिक करते हैं और फिर वहाँ से पिक करके अपना एक थॉट उसके पीछे लगाते हैं, फिर कॉन्सेप्ट लगा के वो ड्रेस वेयर करते हैं या बनाते हैं। अच्छा, इवेंचुअली डिज़ाइनर्स का इशू ये होता है कि डिज़ाइनर आपको वही ड्रेस बना के देते हैं जैसा आपको चाहिए होता है, तो फिर यही ड्रेस आप किसी टेलर से भी बनवा सकते हैं। यही ड्रेस जो है अगर आप खुद अच्छा स्टिच करना जानते हैं तो सी सकते हैं, लेकिन इसके लिए करनी पड़ेगी बहुत सारी मेहनत। और ये मेहनत ज़ाहिर है, पहले आप एक जगह पर जाएंगे, गरारे का कपड़ा लेंगे, फिर शरारे का कपड़ा लेंगे, या आपने कुर्ता शलवार बनाना है तो फिर आपने अगर मिसमैच करके कंट्रास्ट में कुर्ता शलवार बनवाना है तो फिर आप जाहिर सी बात है कुर्ते का कपड़ा ढूंढेंगे, फिर उसके साथ आप बनारसी ट्राउज़र के लिए चीज़ें ढूंढेंगे। थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है और थोड़ी सी आपको मुश्किल होगी और मेहनत लगेगी, लेकिन इससे आपके कोई 10-12 हज़ार 15 हज़ार बच जाएंगे, क्योंकि जब आप डिज़ाइनर के पास जाएंगे तो वो डेफिनेटली आपसे उतने ही पैसे मांगेंगे क्योंकि उनकी भी मेहनत इतनी लगी होती है। तो आई विल सजेस्ट कि जो लोग मेहनत कर सकते हैं, जो लोग बाज़ार में घूम सकते हैं, जो लोग क्रिएटिव हैं, या जो लोग जो हैं वो ये जानते हैं कि वो कहाँ से कपड़ा चूज़ कर सकते हैं और डिज़ाइन आपके सामने होता है, जो लोग डिज़ाइन बना के डिज़ाइन बनवा सकते हैं टेलर से, तो वो ज़रूर ये एक्टिविटी करके देखें। आप इंजॉय भी करेंगे, आपको मज़ा भी आएगा। कॉलर जो है वो हमारे साथ हैं इस वक्त, कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है और जानते हैं कि कौन बात करे कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं इकबाल बात कर रहा हूँ कराची से। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। इकबाल, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बस हमारा ये है कि मैं खुद अपना ये जो अभी मैं देख रहा था आपका, मेरे खुद कपड़े की दुकान है जी जी, वैसी उससे हमें बस बात करनी थी कि जिस तरीके से डिजाइनर हमसे ही लेके जाते हैं, हमसे वो लेके जाते हैं 10,000 के अंदर, आगे वो बेच रहे होते हैं 50,000 में, 60,000 में। हाँ। तो ये थोड़ा सा आवाम को इस बारे में पता होना चाहिए कि वही चीज उनको 10,000 के अंदर ही मिल सकती है जो वो 60,000 के अंदर 70,000 के अंदर जो एक अच्छे आउटलेट से ले रहे हैं। थोड़ी सी बस देखने का उसकी वो होता है। हाँ। अच्छा, आपसे कितने तक में खरीद के जाते हैं? आपके पास मैक्सिमम जो कपड़े होते हैं, खुले कपड़े, वो आप कितने तक के देते हैं? एक ड्रेस का कपड़ा कितने तक का होता है? हाँ, वो वेरी करते हैं वो चीजों के हिसाब से कि कौन सा फैब्रिक, अगर कोई फैब्रिक नॉर्मल फैब्रिक है तो उसके ऑब्वियस सी बात है 5-6 हज़ार के अंदर भी, और कोई जैसे दुल्हन वुल्हन का फैब्रिक है तो वो मैक्सिमम 15 से 18 हज़ार रुपए तक के उस पे जाते हैं। अच्छा इकबाल, आपकी क्योंकि आपने जिस तरीके से कॉल की और बताया कि लोगों को ये अवेयरनेस दें कि भाई कपड़े जो है वो अगर बाजार से आके खरीदेंगे तो उनको सस्ता पड़ेगा, डिजाइनर भी आपसे कपड़े लेके जाते हैं? जी, अब मैं वही बात है, अभी नाम मुनासिब नहीं है लेना, लेकिन बहुत बड़े बड़े नाम इंडस्ट्रीज के, इवन नेम फैशन इंडस्ट्री के नेम बहुत बड़े बड़े, जो लाइक यानी जिनका आपको लगता भी नहीं होगा कि वो हमारे पास से थाल के थाल सारे हिसाब किताब में लेके जाते। 20-25 हज़ार का एक ड्रेस मैक्सिमम उनको फुल फर्निश्ड बना हुआ मिलता। अच्छा चले, वही चीज आगे लाख के अंदर बिक रही होती है 80,000। अच्छा जी, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है इकबाल, और आपकी जो शिकायत है वो आवाम तक भी चली गई होगी। अब देखिए, जो बात मैं आपसे करी थी वही बात जो है ये शॉपकीपर भी कर रहे हैं, और ये यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जो डिज़ाइनर आते हैं, मतलब इनके पास भी जो डिज़ाइनर है, जब वो जाते हैं तो वो इनसे 5 या 6 हज़ार का एक ड्रेस का कपड़ा ले लेते हैं, और उसके बाद फिर वो आगे ये बता रहे हैं कि लाख रुपए तक वो उसको बेचते हैं। तो जाहिर है एक तो उनका नाम भी होता है, और फिर दूसरा उनका थोड़ा सा वर्किंग भी होती है, थोड़ी मेहनत भी उनकी लग रही होती है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो देखने की वाकई ज़रूरत है। अगर तो आपके पास टाइम है और अगर आप इस पर वर्किंग कर सकते हैं, तो अगर आपने 1-2 जोड़े बनवाने हैं तो ये बेस्ट आइडिया है कि आप खुद जाएँ, मार्केट जाएँ, जो ड्रेस जैसा ड्रेस आपने बनवाना है उस ड्रेस पे आप थोड़ी सी मेहनत करें, वैसा आप कपड़ा ढूंढें, फिर आप अपने हिसाब से अपना टेलर ढूंढें, टेलर या फिर अगर आप खुद स्टिच करते हैं तो आप ढूंढें, तो मैक्सिमम आपके तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये बच ही जाने हैं। अच्छा जनाब, स्केच कहाँ तक पहुँचा? ओह माय गॉड, ये स्केच, ये देखें जी, ये आपने रिवील करना था जी। अच्छा जी, ये ज़रा आप दिखाएं, आपने क्या किसका स्केच बनाया, ज़रा ये बताएं। कंप्लीट हो गया। ये आयशा ने स्केच बनाया है और ये मेरा ही स्केच बनाया, और ये आयशा आपने ये पिक्चर कहाँ से पिक की? आपके इंस्टाग्राम से। ये पिक्चर आयशा ने मेरे ही इंस्टाग्राम से पिक की है। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत ज़बरदस्त आपने ये जो है ये देखें, ये स्केच बनाया है, और आयशा ने मेरा ही स्केच बनाया है, और मेरे इंस्टाग्राम से उन्होंने ये पिक्चर जो है वो पिक की, और ये लास्ट टाइम तक जो है ये रिवील नहीं कर रही थी, कि मैं नहीं बताऊंगी कि ये पिक्चर जो है किसकी बना रही है। आयशा, थैंक यू सो मच, मुझे ये आपका जेस्चर बहुत ज़बरदस्त लगा, एंड थैंक्स अ लॉट। एक तो ये स्केच आर्टिस्ट जो है
वो बहुत ज़बरदस्त हैं। और दूसरा ये देखें, ये अमेजिंग काम, मतलब ये देखें आप, अगर दिखा सकेंगे पिक्चर, तो ये पिक्चर आयशा ने बनाई है एंड दैट्स सो नाइस और मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इसमें एक मैं और चीज़ बताती हूँ कि जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है ब्लैक कलर का ना, ये ड्रेस भी बिल्कुल सेम टू सेम आयशा ने इसी तरह से बनाया है एंड मेरे लिए बड़ी अमेजिंग बात है कि इन्होंने ड्रेस जो है वो भी अच्छा। और मेहंदी आयशा, ये आपने ये बताएं ज़रा, ये मेहंदी भी आपने सेम जो मैंने मेहंदी लगाई हुई थी, सेम आपने मेहंदी लगाई है मुझ पिक्चर में जैसा मेकअप था, जो इयरिंग था। अच्छा, बल्कि ये वाले इयरिंग्स जो है, ये तो ये वाले इयरिंग्स जो है ना, ये मेरी मेकअप आर्टिस्ट जो है ना सादिया, उनको बड़े पसंद है। वो अक्सर मुझे रोज़ाना सजेस्ट कर रही होती है कि जी हर 2-4 दिन बाद कि ये वाले इयरिंग्स पहन लेते। सादिया देखें, आपको जो पसंद है इयरिंग्स, वो इन्होंने, मैंने इसी पिक्चर में सेम में यही इयरिंग्स पहने हुए थे और इन्होंने यही बनाए। थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त आपने जो ये स्केच बनाया। और इस तरह के आर्टिस्ट जो होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं। और ये थॉट, मतलब अगर ये चाहती तो ये रैंडम कोई भी पिक्चर पिक कर सकती थी जो कि आसान पिक्चर होती, और उस आसान पिक्चर के साथ ही आसानी से मेरी एक रैंडम पिक्चर बना के मुझे दे सकती थी, बट शी चूजेज़, ये जो है ना, इन्होंने बड़ी मुश्किल तरीन पिक्चर चूज़ की जिसमें मेहंदी भी लगी हुई है और इयरिंग्स भी जो हैं वो मैंने बड़े मुश्किल वाले जो हैं वो पहने हुए हैं एंड इट्स रियली अमेजिंग। थैंक यू सो मच आयशा। अच्छा, ये बताएं कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि जी जिस शो पे आप जा रही हैं उस शो पे आप होस्ट को, यानी मुझे ये गिफ्ट करें। वंस अगेन थैंक यू सो मच। बस मैं पहले भी आई थी तो मैंने सोचा था, उसी दिन मैं सोच के गई थी कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं आई तो फिर मैं आपको ये गिफ्ट करूँगी। अच्छा, वैसे ये आइडिया कैसे आया? बंदा पूछ लेता है हम मुझे अपनी को पिक्चर दे दें, कोई और पिक्चर दे दें, बट ये आपने खुद से इंस्टाग्राम से पिक की है। मैं अगर पूछती तो फिर वो सरप्राइज रिवील हो जाता ना। सरप्राइज उनका रिवील हो जाता। ठीक। चले आयशा, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप इसी तरीके से अच्छा काम करती रहें। तो ये अभी ये शो पर आई और आपने देखा कि किस तरह से मैंने इनको कहा कि आयशा आप हमें कोई स्केच बना के दिखाएं। मैं कुछ और एक्सपेक्ट करी थी, लेकिन आयशा ने तो आज कमाल ही कर दिया। आयशा ने बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया है। और अगर आपके पास भी कोई टैलेंट है तो डेफिनेटली आप उसको प्रमोट करें। आप अपने, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत कुछ कर सकते हैं, बड़े टैलेंटेड होते हैं, लेकिन वो अपना टाइम जो है वो ज़ाया कर रहे होते हैं। वो ज़ाया इसलिए कर रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके पास कितना टैलेंट है। आयशा, क्या आप मैसेज देंगी ऐसे लोगों को? बस यही मैसेज दूंगी कि अपना ये वाला, अगर आपको आर्ट में है तो पाकिस्तान में ना बहुत लोग डिग्रेड करने वाले हैं, स्कोप नहीं है बिल्कुल भी ना आर्ट का। सब बोलते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, तो प्लीज़ ये मत सोचें और लोगों की बातें मत सुनें, ऐसे लोगों की जो अप्रिशिएट करते हैं बस, और अपने फ़न में बस आगे जाएं। चलें जी, आपके क्या ड्रीम्स हैं? आप क्या करना चाहती हैं? मैं बस बहुत अच्छी आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ जो और इंटरनेशनली अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। बिल्कुल, पाकिस्तान का नाम इस बार में रोशन करना है कि यहाँ भी इतना ही टैलेंट है जितना बाहर है। तो आयशा से ये भी जानते हैं कि आयशा स्केच आर्ट के अलावा और कौन से आर्ट हैं जिनको ये प्रिपेयर करती हैं या जो ये बनाती हैं। आयशा, ज़रा दिखाएं आपने क्या क्या बनाया हुआ है। वैसे तो उसमें बहुत कुछ है, लेकिन मैं सारे मीडियम्स पे काम करती हूँ। अच्छा, सारे मीडियम्स पे आप काम करती हैं, ज़बरदस्त, नाइस। मुझे बॉल पॉइंट ज़्यादा पसंद है क्योंकि बहुत डिफिकल्ट। ये ज़रा प्लीज़ दिखाएं, ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये इन्होंने बनाया, ये आपने बॉल पेन से बनाया? जी, जो नॉर्मली ऑफिस में यूज़ होता है, बॉल पेन, ब्लू बॉल पेन। ओ गॉड। अच्छा, इसमें इनको हवा लग रही थी, आपने बाल उड़ रहे थे इनके? आप नहीं, आयशा को अपने दिमाग में ऐसा सोचा होगा ना आयशा ने कि मेरे दिमाग में हवा आ रही है तो मैंने स्केच में भी हवा देनी, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त, ये बहुत नेचुरल बनाया हुआ आपने। अच्छा, ये क्या थीम है? ये रियलिस्टिक स्केच है, एक वाटर और आदमी का मिक्स करके, ताकि रियलिज्म दिखा सके। स्केच है ये, क्या इसके पीछे क्या थॉट था? ये बस रियलिज्म दिखाना था। अच्छा, रियलिज्म दिखाना। सबसे ज़्यादा रियलिज्म जो है ना वो पानी के थ्रू हम दिखा सकते हैं। सही। जो सबसे ज़्यादा रियलिज्म शो करता है वो पानी होता है। सही, और दिखाएं। अच्छा जी, ओ ग्रेट। ये प्रिंसेस कौन है जनाब? ये बलोच कल्चर है। बलोच कल्चर है, सही। ये मैंने सकाफती तौर पे बनाया। हाँ, और ये मुझे बाइक्स पसंद है। बाइक्स पसंद है आपको? आप कराची में रहती हैं, आपको बाइक्स पसंद है? अच्छा, नहीं, मुझे ये वाली हैवी बाइक्स। अच्छा, हैवी बाइक्स पसंद है जी, इसलिए उन्होंने वो पोर्ट्रे भी हैवी बाइक की। ये जबरदस्त आपने बाइक बनाई हुई है जी, इसकी डिटेल्स भी बॉल पेन से दी गई हैं। अच्छा जी, बॉल पेन में यही होता है कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो आपने टायर बनाया ना वो भी आपने बड़े जबरदस्त जो है वो पेंट किए हुए, जबरदस्त। ये दिस इज कॉल्ड स्केच आर्ट, अमेजिंग आर्ट। दिखाएं। ये भी बॉल पेन है, लेकिन बॉल पेन 4 कलर्स में आते हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड और ब्लैक में। और ये आपने किससे मुतासिर होकर बनाया है? जरा ये जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे चारों बॉल पेन पे काम करना है,
तो उसमें जितने कलर्स थे मैंने उस हिसाब से थीम अच्छा, ब्लू ग्रीन जी, ओके, ब्लैक सही। और तो ये ग्रीन थीम पे सही। ग्रीन पे मुझे सबसे ज़्यादा यही समझ आया कि डायनासोर ग्रीन होते हैं, जो ग्रीन। हाँ, और अगर मैं आपके साथ बैठी होती ना तो मैं कहती थी कि आयशा आपने इसके मुंह पर पट्टी भी लगा दें, पट्टी भी पेंट कर दें ताकि किसी को हार्मफुल ना हो, किसी के लिए नुकसान देना। फ्रेंडली डायनासोर है। अरे ये है वो दिल जो कि अक्सर लोग सबका तोड़ते रहते हैं, और आयशा ने इसको पेंट किया। क्या सोच के वैसे पेंट किया था? बताया ना मैंने, जो कलर फुट से वो करना था, कलर थीम्स थी। आपने कहा कि जो हार्ट है वो भी रेड शेप का होता है, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ हार्ट लगी मुझे। तो सही, सारे चैम्बर्स वगैरह भी बनाए हुए हैं यहाँ पर जी, वेन्स भी बनाई हुई हैं। तो जनाब बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने ये आर्ट वर्क किया एंड दैट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच आयशा, आप हमारे शो पर आई। तो अभी यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, और जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो फिर करेंगे ढेर सारी बातें और आपको बताएंगे कि रिवायती खाने आम खानों से मुख्तलिफ कैसे होते हैं। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट। वेलकम बैक। तो जनाब अब कुछ बात करेंगे खानों की, और खाने जो होते हैं ना रिवायती, ये ऐसे खाने होते हैं कि इसमें आपको, आप फ्लैशबैक में भी जाते हैं, इसमें आपको मुख्तलिफ कल्चर भी नज़र आते हैं। और ये जो रिवायती खाने होते हैं ये कोई इतना आसान नहीं होता बनाना, वाकई ये बड़े मुश्किल खाने होते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना वो पुरानी रेसिपीज़ भी शामिल होती हैं। और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हमारी शेफ़ साइमा ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप सुनाएं, क्या मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, साइमा को जब मैं, जैसी साइमा हमारे शो पर आती है ना, तो मेरा दिल करता है कि साइमा से किए जाए बहुत सारे सवाल, लेकिन ट्रस्ट मी टाइम बहुत कम होता है, इसलिए बहुत सारे सवाल इनसे मैं कर नहीं पाती। मुझे ना इनसे किचन की बहुत सारी चीज़ें पता करनी होती हैं, मुझे इनसे खानों के बारे में बहुत कुछ पता करना होता है। लेकिन फिर आप लोग कहेंगे जी आपने तो जो है वो सारा टाइम अपनी बातें करने में गुजार दिया और साइमा से जो हमारे सवाल थे वो नहीं पूछे। साइमा, लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई जो रिवायती खाने होते हैं ये कैसे होते हैं, क्या कल्चर होता है, या मतलब कोई रिवायती खाने क्या बहुत पुराने खाने होते हैं, क्या है रिवायती खाने? जी सबा, बिल्कुल। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि रिवायती खाने की जो टर्म है उनसे हम सभी वाकिफ़ हैं कहीं ना कहीं, लेकिन अक्सर औकात हम लोग में से लोगों को ये नहीं पता है कि रिवायती खाने कहते किसे। तो आज हम सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। जैसे आपने अभी प्रोग्राम में बताया था कि रिवायती खाने किसी कल्चर को बिलोंग करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि रिवायती खाने वो खाने होते हैं जो किसी ख़ास इलाके, कल्चर यानी सकाफ़त हो गया हमारा, से बिलोंग करते हों, उस खिते को रिप्रेजेंट करते हों, जिनकी कोई हिस्ट्री हो, ठीक है, और जो नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हों, जिनकी रेसिपीज़, और इसके अलावा किसी ख़ास रीजन के जो स्पाइसेस होते हैं, लोकल स्पाइसेस, उनसे बनाए जाते हैं, उनसे बनाए जाते हैं, सही है, तो वो रिवायती खाने कहलाते हैं। अच्छा, तो रिवायती खाने तो चले आपने बता दिया कि भाई ये कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये बताइए रिवायती खानों में कौन कौन से खाने होते हैं? मतलब रिवायती खाने मुझे जो अभी मेरे जहन में आ रहा है कि भाई साइमा ये कहेंगी कि उसमें बिरयानी है, कबाब्स हैं, या फिर जब रिवायती कोरमा है, वो सारी चीज़ें रिवायत में आ जाती हैं कि स्पेशल, क्या उनकी रेसिपी भी रिवायती होती है, बिल्कुल यूनिक होती है, अलग होती है? जी बिल्कुल, हम इसको इस तरीके से सबक समझते हैं कि जैसे कि आपने जिक्र किया बिरयानी और कोरमा, तो अगर हम बिरयानी और कोरमे को जहन में लाएं तो सबसे पहले तो आप इसका हिस्ट्री समझें, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड, जैसे ही आप बिरयानी कोरमे को जहन में लाएंगी तो मुग़ल एरा में आप चलिए। मेरी भूख बढ़ रही है, जैसे ही मैं बिरयानी और कोरमे को जहन में ला रही हूँ, मुझे मुगल एरा में जाने के बजाय ना मेरी भूख साइमा जो है मेरी एपेटाइट इंक्रीज करवा रही है। खैर आप बताइए। हिस्ट्री जो है वो हमारे रॉयल किचन से मिलती है। जब मुगलों ने हिंदुस्तान में पूरी हुकूमत की, तो वहाँ ये खाने बहुत ही शानदार तरीके से बनाए जाते थे। बिरयानी, कोरमा, हलीम हो गया, और ऑब्वियसली जैसे कि हमने हिंदुस्तान से बहुत सारे कल्चर में बहुत सारी चीज़ें हमारे आए, उस तरीके से पाकिस्तान के खानों में भी हिंदुस्तान की बहुत सारे खानों की रेसिपीज़ मर्ज हुई और उनको हमने अपने पाकिस्तानी स्टाइल के साथ बनाना शुरू किया। बट ये कुरमे, ये बिरयानी या हलीम की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम इनका बैकग्राउंड हिंदुस्तान से मिला रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के किसी भी रीजन की कोई भी
कोई डिश रिवायत से बिलोंग नहीं करती। सही। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान के पंजाब रीजन की बात करें, और जब पंजाब रीजन की बात हो तो सरसों की रोटी दे मकई की रोटी ते सरसों का साग अगर आपके जहन में ना आए तो मेरा ख्याल है वो बेकार है, क्योंकि और छोले भटूरे हो गए उनके, छोले भटूरे, भटूरे हो गए, और सरसों का साग, वहाँ का मक्खन, खालिस मक्खन, ये वो स्टेपल फूड है जो उनकी हर त्यौहार में, शादी ब्याह के मौक़ों पे, इवेंट बड़ी बड़ी दावतों में वहाँ पेश किया जाता है। रिवायती खाने जो हैं सब वो हमारे सिर्फ सकाफत की पहचान नहीं होती, बल्कि वो हमारे पूरे फैमिली बैकग्राउंड को भी रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर आप डिफरेंट रीजन्स की बात करें तो पंजाब रीजन को अगर देखा जाए तो पंजाब फ़ौरन जैसे ही आप सोचेंगी तो मकई की रोटी और सरसों का साग, खालिस मक्खन उनका, ठीक है, इस तरीके से छोले भटूरे, ये वो तमाम स्टेपल फूड हैं जो उनकी डिफरेंट शादियों में भी रखा जाता है, त्योहारों में भी पेश किया जाता है। फिर हम बात करते हैं अपने सिंध की, ठीक है, तो सिंध को जैसे में लाएंगी तो क्या यहाँ की रिवायती बिरयानी, सिंधी बिरयानी, सिंध की पल्ला मछली बहुत फेमस है। फिर हम खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करते हैं तो पेशावरी चपली कबाब, पेशावरी कढ़ाई, पेशावरी नान, ये सारे वो रिवायती खाने जो सदियों से चले आ रहे हैं, नस्ल दर नस्ल लोग इनको डिफरेंट वेरिएशन के साथ बनाते हैं और इनका बहुत ही अच्छे तरीके से एहतमाम करते हैं और लोगों को खिलाना भी पसंद करते हैं। अच्छा समय इशू ये कि जो रिवायती खाने हैं ना, ये नाम सुन के या ये इस तरह से जो पिछले दौर में जो खाने बनते थे जिनकी कोई ख़ास हिस्ट्री है या जो ख़ास अहमियत रखते हैं ना, लोग अब बनाते हुए इसलिए कंफ्यूज होते हैं या डरते हैं कि भाई पता नहीं इसके अंदर कौन कौन सी रेसिपी डलनी है, पता नहीं ये तो प्लेट जो है वो आपकी डिश जो है पता नहीं कितना उसको सजाना पड़ जाएगा, पता नहीं उसके ऊपर कोई क्या क्या लगाना पड़ जाएगा। सर ये बताएं, ये कॉन्सेप्ट जो है लोगों का ठीक करें कि अगर हम रिवायती खानों की बात करते हैं तो वो खाने हमारे जो आम घर में खाने रोज़ाना बन रहे हैं, रोज़ अगर किसी के घर में कोरमा बन रहा है, बिरयानी बन रही है, वो किस तरह डिफरेंट है इन रिवायती खानों से? अच्छा देखिए, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है, ठीक है, और जितनी भी पुरानी रेसिपीज़ हैं या रिवायती खानों की रेसिपीज़ हैं उनमें वो होती बहुत सिंपल है, सही, बट उनकी थोड़ी बहुत कुकिंग स्टाइल चेंज हो जाता है क्योंकि इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट वही डल रहे होते हैं, मगर कहीं प्याज फ्राई करके डल रहा है। मुझे सॉरी आपकी बात मैं कट कर रही हूँ, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि जो अब जो खाने बनते हैं वो पैकेट्स और वो सब चीज़ों की मदद से थोड़ा सा आर्टिफिशियल तरीके से बनते, लेकिन जो पहले खाने बनते होंगे जिनको कहते हैं रिवायती खाने, वो शायद वो खाने जो वो हर मसाला अलग अलग करके पीसना या फिर हर एक चीज़, हर इंग्रेडिएंट के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करना, क्या वो रिवायती खाने कहलाते हैं? बिल्कुल, वो रिवायती खाने कहलाते हैं और वो रिवायती खाने आज भी पकाए जाते हैं। अच्छा, ठीक है, अब अगर मैं कोई चीज़ पैकेट के मसाले से घर में बनाने जा रही हूँ और उसको अगर मैं वही चीज़ को मैं अपने रॉ इंग्रेडिएंट से बनाऊंगी, जो रेसिपी फॉलो करते हुए बनाऊंगी, दोनों के टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा, ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। अच्छा, ठीक है, मैं आपको बताऊँ, देखिए पैकेट के मसालों ने ज़िंदगी तो आसान कर दी है, बट हमारे हेल्थ इश्यूज़ कितने सारे हो गए। इसलिए अगर आप देखें कि पहले ज़माने के लोग कितने सेहतमंद होते थे, उनको कोई बीमारियां नहीं होती थी। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो खालिस खाते थे, सही, और वो खालिस खाना सारा रिवायती तरीक़ों से बनाया जाता था। इनफैक्ट आज भी बहुत ज़्यादा बहुत सारे ख़ानदानों में बिल्कुल, यानी 4 लौंगे, 4 बादाम, 3 प्याज से हटके, 2 इलायची से हटके आप डाल नहीं सकते, क्योंकि बड़े बूढ़े बुरा मान जाते हैं। सही, ठीक है ना। आपने भी नोटिस किया होगा घरों में, अगर आपने इलायची नहीं डाली और आपने कहा इलायची के बगैर भी बन जाएगा, लेकिन अगर वो इलायची नज़र नहीं आएंगी ना आपके बड़े बूढ़ों को, तो वो बोलेंगे नहीं ये तो कोरमा ही नहीं है, कोरमे के बगैर तुमने इलायची कैसे बना दी। भी जो कोरमा बना रही होती है, मुझे खैर अब समझ में आ रही है, जब मैं अब क्योंकि जब से मैं साइमा के साथ में जो शो करने लगी तो मुझे ये बात समझ में आ रही है कि भाई खाने की अवेयरनेस जो है ना बड़ा ज़रूरी है। मेरी अम्मी भी ना ये इलायची ज़रूर डालती है, आई सेड कि भाई मैं तो नहीं खाती, आप क्यों इलायची? तो कहती है भाई हमारी अम्मी ने हमें ऐसे ही बताया है, और वो भी बहुत मेहनत करती हैं हर चीज़ में, उनका बस नहीं चलता, वो भी पैकेट के मसाले ले ही नहीं। तो ये मुझे लगता है कि जो आम घर में बैठी हुई ख़वातीन हैं जिन्हें मेरी तरह खाना बनाना नहीं आता, वो जो है पैकेट के मसाले ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और फिर शायद वो ये सोचते हैं कि जो रिवायती खाना है
वो बड़ा मुश्किल है। तो ये ज़रा फ़र्क आज बताएं कि बाकी एक आम खातून के लिए रिवायती खाना बनाना बड़ा मुश्किल है। नहीं सबा, बिल्कुल भी नहीं, इट्स ऑल अबाउट हैबिट। आप किस हैबिट को लेके चल रहे हैं खाने अच्छा। में, ठीक है। अब जैसे आपने बड़ी प्यारी बात अभी थोड़ी देर पहले की थी कि जब मैं भी कुकिंग में आई और मैंने सीखना शुरू किया तो घर में बहुत ज़्यादा साबुत गरम मसाले यही रिवायती डिशेस में हम डालते थे। सही। मैं भी डालती हूँ, अभी भी डालती हूँ। तो मेरे घर वाले अक्सर ये क्वेश्चन करते थे कि भाई इलायची के बगैर भी तो खाना बन सकता है। और मैं तो मेरा जवाब अलग कर रही होती है प्लेट में से, ये अम्मी ने इलायची डाल दी साइड पे, ये साइड पे, और मेरा जवाब हमेशा यही होता था, यही मेरी अम्मी ने सिखाया है। लेकिन फिर मैंने इस पे वर्क किया, इसको ऊपर रिसर्च की कि भाई अम्मी ने सिखाया है तो यही नहीं होना चाहिए, इसके पीछे कोई हिस्ट्री होगी। तो पता चला कि जो कौरमा है उसका जो एक एरोमा आता है कौरमे का, वो आता ही साबुत गरम मसालों से। अगर आप वो नहीं डालेंगे तो वो लुक ही नहीं आएगा, वो रिवायती डिश बनेगी नहीं, रिवायती डिश बनेगी नहीं। और हर वक्त देखें सबा, हम शॉर्टकट्स नहीं ढूंढ सकते, आपको थोड़ी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और फिर तभी आपकी डिश की। और फिर हम ये कंप्लेंट्स करते हैं, अक्सर ख़वातीन ये कंप्लेंट्स करती, घर में तो होटल वाली बात ही नहीं आ रही। जो लहसुन है या जो अदरक है वो पिसा हुआ मिल जाता है, मार्केट में भी मिल जाता है। अभी क्या ज़रूरत है कि इतना सारा लहसुन अदरक लेके आ रहे हैं, उसको पीस रहे हैं। मेरी अम्मी ये सब करती हैं, मतलब उनको शौक है कि नहीं खाने में टेस्ट नहीं आएगा। अब इतनी मेहनत भी लग रही है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन जो खाना अच्छा खाना बनाने वाले लोग हैं ना, आप हो गई या मेरी अम्मी हो गई या मेरी खालाएं हो गई, वो अपने खानों के लिए मेहनत करती हैं। बिल्कुल। और वो एक दिन पूरा निकाल के सब टाइम निकालती हैं। वो जीरा भी आ गया तो वो सारी चीज़ें जो है वो जी अब क्रश होंगी, ये सारा कुछ होगा। तो ये बड़ा जो है ना वो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें समहाउ पैकेट में भी मिल जाती हैं। ये नहीं है, ये गलत नहीं है कि जो लोग खाना बनाने के लिए मेहनत करते हैं, मगर क्या फ़र्क आ जाता है फिर पैकेट के मसालों में और इस तरह से? सबसे पहले तो टेस्ट का डिफरेंस आता है। अच्छा, ठीक है। नंबर एक बात तो आप ये समझ लें, यानी ये तो 100% प्रूव्ड है। अच्छा। कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपने मसाले अगर यूज़ करते हैं, उसको पकाएं और उसी को आप कौरमे को सेम आप पैकेट के मसाले से करें तो टेस्ट का फ़र्क आएगा डेफिनेटली। वो खाने के बाद ही आपको एहसास होगा। सही। और इसके अलावा हम ये फ्रेशनेस जो आप अपने एरोमा, फ्रेशनेस, क्वालिटी, अगेन क्योंकि आपको पता होता है मैंने क्या चीज़ कितनी फ्रेश खरीदी है। क्या चीज़ कितनी फ्रेश खरीदी है, फिर उसको खुद पीसना, फिर खुद पीसना, क्वांटिटी के हिसाब से डालना। सब ये चीज़ें मैंने वक्त के साथ सीखी कि जितना खाना मैं घर पे जब अब कुक कर रही होती हूँ, मैं ज़्यादातर मसाले फ्रेश स्पाइसेस अपने पीस के एक बार जार में रख देती हूँ टैग करके। सही। उनकी जो खुशबू है ना, अगर आप कभी मैं यहाँ लेकर आऊँगी पैकेट के मसाले को हम कंपेयर करेंगे विद होममेड मसाला, तो आपको एक वाज़े डिफरेंस पता चल जाएगा। दूसरा ये कि ये जो मार्केट में मसाले अवेलेबल होते हैं ये हेल्थ वाइज बहुत ख़राब हैं क्योंकि इनको किया जाता है। अच्छा। इनकी फ्यूमिगेशन होती है, कितने पुराने पड़े होते हैं, ये कहाँ बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, ये एक बहुत लंबी डिबेट है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट करती है। तो हम कहीं ना कहीं तो अपने आप को रोकेंगे ना। हालांकि ये कोई वही वाली बात अगेन कि हैबिट की बात हो जाती है। जब आपके हाथ पे कोई रेसिपी चढ़ जाती है, आ जाती है, जिसको आप रोज़ यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप भूल जाते हैं पैकेट के मसाले। तो आपने अपने आप को कैसे ट्रेन करना है ये बहुत ज़रूरी है। रिवायती खाने का अगर आपने मज़ा उठाना है, लुत्फ़ उठाना है और वही वाला उठाना है जो कि हमारे ख़ानदानों में आता था। ये कहते हैं ना कि जैसे जो अच्छा खाना बनाने वाले शेफ़्स हों या घर में बैठी ख़वातीन हों, ये वाकई अपने काम में या अपने खानों के लिए ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। साइमा से पूछते हैं, साइमा ये बताएं आप कितनी कॉन्शियस होती है जब कोई डिश बना रही होती हैं और अगर बीच में आके आपको कोई कहे कि अच्छा ऐसे नहीं तो ये तो और भी आसानियाँ निकली हुई ना, ऐसे कर लें, उस टाइम फिर आप क्या करती हैं? सजेशन को क्या आप खाना बनाने में लग जाती हैं, आप कहती हैं छोड़े ऐसे सजेशन आते रहते हैं, या क्या आपकी फीलिंग्स होती है उस टाइम पर? क्योंकि ये तो आपको ही पता है ना कि आपकी मेहनत से आपका खाना कितना ज़बरदस्त बनने वाला है। जी बिल्कुल सबा, जी बिल्कुल ऐसा होता ही होगा कभी ना कभी तो। स्पेशली मेरे बच्चे आके ज़रूर कभी बीच में बोलते हैं। अच्छा, सही। और वही उनका झगड़ा मुझसे साबुत गरम मसालों पर ही रहता है। सही। तो अब ये होने लग गया है कि वो अगर किसी चीज़ में साबुत, मैं उनको यही बोलती हूँ कि इसमें कोई चीज़ डली हुई नहीं है, तुम लोग ऐसे ही खा लो। इत्तेफाक
कैसा होता है, जैसे ही बोलती हूँ वैसे ही उनकी प्लेट में वो एक इलायची अगर एक ही डली है तो वही आ जाती है, और वो फिर पिक्चर्स मुझे खींच के भेजते हैं कि आपने तो कहा था हमने डाली नहीं है। जैसे मेरी अम्मी मेरे साथ यही करती है, कुछ नहीं है बिल्कुल ऐसा, मैंने आज तो कुछ डाला ही नहीं है, सादा बनाया हुआ है मैंने। और ये सारी जो अम्मियाँ होती है ना, ये यही करती हैं। और जितनी भी मेरी तरह के लोग होंगे, मेरी तरह के भी बहुत सारे लोग होंगे ना जो इस तरह की चीज़ें साइड पे कर देते होंगे, या फिर उनको खाना बनाना नहीं आता होगा, तो वो मेरी प्रॉब्लम समझ सकते हैं कि उस टाइम कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अम्मियों को क्योंकि टेस्टी खाना बनाना होता है और अपनी मर्जी से अच्छी डिश सर्व कर रही होती है, तो इसलिए ये सारी सूरत हाल पैदा हो जाती है जनाब। अब यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो साइमा से पूछेंगे कि रिवायती खानों में साइमा की फेवरेट कौन सी डिश है। Stay with us. Keep watching City at 10. वेलकम बैक। साइमा हमारे साथ मौजूद है। रिवायती खानों पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितने मुश्किल होते हैं आम खानों से। साइमा, आप मुझसे पूछ रही थी कि मैं आपसे कुछ पूछ रही थी, कोई सवाल, वो स्किप हो गया था, उसका जरा आप जवाब जी। आप पूछ रही थी कि अगर कोई आपको सजेशन दें तो फिर कि भाई ऐसा नहीं ऐसा कर लो, तो बिल्कुल उस सजेशन के लिए मेरे हमेशा कान खुले होते हैं, क्योंकि किसी की कोई राय हो सकता है आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा दे। तो ऑलवेज ओपन फॉर द सजेशंस, आप सुने ज़रूर, करें अपनी जितना आपको समझ आ रहा है, लेकिन अगर वो सजेशन भी आप बीच में इंक्लूड कर सकते हैं, उसको फिट इन कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वही अगर 2 की जगह मैं 1 इलायची से काम चला सकती हूँ तो मैं चला लूँगी, अगर ये किसी ने मशवरा दिया है तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सही। अच्छा, ये बताएं कि रिवायती खानों में सबसे ज़्यादा आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, जो आप टिपिकल, जिसको कहते हैं टिपिकल डिशेस में कौन सी फेवरेट डिश है आपकी? अच्छा, सबा देखें, मुझे वैसे सारी ही खाने अच्छे लगते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब खा लेती हूँ, लेकिन सबसे अच्छा जो मैं बनाती हूँ, जो मेरी थोड़ी सी स्पेशलिटी भी कह लें, वो हैं पेशावरी चपली कबाब। और आज शो में मैं वो लेकर भी आई हूँ, जो मेरी एक स्पेशलिटी चपली कबाब, बिकॉज़ ये बहुत जल्दी बनते हैं। ठीक है, लोग सोचते हैं कि यार इसमें बहुत सारा कुछ मसाले डालने होंगे, ये करना होगा, वो करना होगा, लेकिन फिर हम वही कहेंगे प्रैक्टिस की बात होती है, जो चीज़ें आपको पता हैं। तो ये एक वन ऑफ दी बहुत क्विकेस्ट डिश है, जो अगर आपके यहाँ मेहमान आ रहे हों तो आप इसको फ़ौरन बना सकते हैं। चपली कबाब, इसकी क्या रेसिपी है, ज़रा दिखाएं साइमा, बल्कि हम लोगों के लिए लेकर भी आएंगे चपली कबाब, अगर हमारे कैमरामैन इसको फोकस करके दिखाएं। साइमा, इसकी रेसिपी बताएं। इसके सबसे ऊपर, मतलब जो इसकी अभी ऊपर से यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है, ये टमाटर आपने इसकी ये सारी टॉपिंग की हुई है, इसकी क्या रेसिपी होती है, किस तरीके से ये जल्दी जल्दी बन सकते हैं? अच्छा, देखें सबा, ये अगर हम बड़े ख़ास पेशावर की बात करें तो वहाँ पे बहुत चरबदार गोश्त इस्तेमाल किया जाता है इन कबाब्स के लिए, लेकिन आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो मैंने आज वैसे ये चिकन में बनाया है, बट ये बनता है लैम्ब में। ठीक है, चरबदार गोश्त होगा, लैम्ब होता है इसमें। उसके बाद बहुत ही सिंपल स्पाइसेस इसमें जाते हैं, जिसमें कुटा धनिया हो गया, रोस्टेड ज़ीरा आप डालें, रोस्टेड किया हुआ क्रैक्ड रोस्टेड ज़ीरा चला जाता है, तो इसी काली मिर्च, क्रश रेड चिलीज़ का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, नमक आप अपने अंदाजे के मुताबिक डालें। इसके अलावा इसमें जो एक चीज़ डलती है फॉर ग्रीसीनेस और सॉफ्टनेस, जो कि बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी इंग्रेडिएंट है, वो एक तो है चर्बी के पीसेस। ठीक है, लेकिन चूंकि हमने चिकन में बनाए पीसेस चपली कबाब में डाल रही हैं जी, चर्बी के पीसेस डलेंगे जी। नहीं, ये वही मैंने आपको कहा, जब ये फ्राई होते हैं तो ओवरऑल जो इसका टेस्ट होता है वो इतना ब्लेंड हो चुका होता है कि आप पकड़ ही नहीं सकते कि ये चर्बी के पीसेस हैं। इनफैक्ट जो पेशावर में मैंने खुद अपनी आंखों से जो देखे, सवात वगैरह में मैं गई हूँ, सवात में मैंने इसको फिजिकली अपना देखा था कैसे बना रहे थे, वो चर्बी को तवे पे पिघलाते हैं और उसी में इसको बनाते हैं, डीप फ्राई करते हैं बहुत तेज़ आंच पे। ठीक है, लेकिन हमने इसमें चर्बी यूज़ नहीं की है, वो चर्बी का इफेक्ट देने के लिए मैंने इसमें क्या आप कह रही हैं कि चर्बी को सॉफ्टनेस आती है। अच्छा, इस कबाब में सॉफ्टनेस आती है, मलाई की तरह हो जाते हैं। लेस नहीं होगा, लेस नहीं होगा, ये सॉफ्ट होंगे, मलाई की तरह होंगे, मेल्ट इन द माउथ हो जाएंगे। उसके अंदर टेस्ट का भी फर्क आएगा? फर्क आता है बिल्कुल, जो कि आपको नहीं पता चलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा स्मेल को वो करने वाली, यानी ये ऐसी चीज़ें जिनको आपने आँख बंद करके और नाक बंद करके खाना है, ताकि बाज़ दफ़ा ये होता है, देखिए लैम्ब में तो एक ख़ास किस्म की वो स्मेल सी होती है ना, लेकिन हमने
इसको यहाँ पे चिकन से बनाया है। थाई लेग का कीमा मैंने यूज़ किया है बिकॉज थाई लेग का कीमा इज़ वेरी जूसी एंड टेंडर। और मैंने वो चर्बी की सॉफ्टनेस देने के लिए रिप्लेसमेंट जो की है वो आप सुन लें ताकि वो आपके भी काम आएगी। उसमें मैं घी या बटर का यूज़ किया है मैंने। अच्छा जी, वो जो चर्बी का ऑल्टरनेट साइमा ने यूज़ किया है उसमें उन्होंने घी या बटर घी या बटर आप दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, बहुत थोड़े अमाउंट में। ओके, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने भर भर के डाल दिया। अगेन वो रेसिपी की रेशो पे डिपेंड करता है कि कितना कीमा है। सही। उसके बाद इसमें सारे हमारे ग्रीन स्पाइसेस जाएंगे। हर्ब्स की बात हो रही है, धनिया, पुदीना, प्याज, हरी मिर्च, जितना भर के आप डाल सकती हैं आप डालें इसमें। उससे इसका बहुत अमेजिंग फ्लेवर आता है। और फिर हम इसमें डालते हैं मकई का आटा। मकई का आटा यस, फॉर बाइंडिंग। अच्छा, मकई का आटा इसको ये वो जेल करे, मतलब पूरा बिल्कुल फॉर बाइंडिंग। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो चपली कबाब होते हैं ना, वो टूट जाते हैं, वो टूट रहे होते हैं और वो थोड़ा सा ऐसा क्रिस्प सा आ रहा होता है, उसके अंदर समझ नहीं आता कि ये क्या है। अच्छा जी बिल्कुल। तो मकई का आटा आपको इसको इकट्ठा करेगा। जो लोग बिगनर्स हैं, जिनको नहीं आता, उनको ये पता होना ज़रूरी है कि उनका कीमा भी बिल्कुल ड्राई हो। उनका कीमा नहीं, यानी जिस भी चीज़ का वो कीमा ले रहे हैं लोग कहेंगे साहिमा कैसी रेसिपी बता रही है, आज क्या हो गया इन लोगों को। तो वो ड्राई होना ज़रूरी है, पानी वाला कीमा ना हो वरना आपके कबाब बह जाएंगे। ठीक है। और फिर इसमें हम बहुत छोटे चॉप टमेटोज़ भी डालते हैं क्योंकि वो टमेटोज़ भी इस कीमे को बहुत जूसी बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, और अंदर ही मिक्स हो जाता है, अंदर मिक्स करते हैं। एक क्वांटिटी यूज़ की जाती है कीमे के हिसाब से ताकि हर चीज़ का अपना एक फ्लेवर उभर के आए और वो ब्लेंडेड हो। ऐसा नहीं है कि आपने कीमा इतना लिया और टमेटोज़ इतने डाल दिए, ऐसा नहीं है। एक रेशियो से चलना पड़ता है। ठीक है। और उसके बाद इसको हम डीप फ्राई करते हैं, यानी बहुत गहरे बर्तन में नहीं, बर्तन थोड़ा फैला हुआ हो, बड़ा बर्तन हो, उसमें ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। चाहे तो आप घी में फ्राई करें। घी में बहुत लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या रहती है चपली कबाब फ्राई करने के लिए, घी या चर्बी पिघला के और फिर आप इसको करें। हाँ, लेकिन अब हम लोग जब घरों में बना रहे होते हैं तो आप इसको घी में फ्राई करें। अच्छा, हाँ, घी में अच्छे बनते हैं, बड़े क्रिस्पी होते हैं। इन केस कोई चपली कबाब को चर्बी में फ्राई करना चाहता है, बिल्कुल कर सकते। तो वो क्या करे, चर्बी पिघला के? तो फिर वो जिन लोगों को पता है वो तो आराम से बुचर से लेके उसको आप अपने फैले हुए बर्तन में, कोई भी ऐसा हो पैन फ्लैट सा, उस पर आप थोड़ी देर डाल दें तो वो थोड़ी देर में चर्बी पिघलती रहेगी और वो घी छोड़ती रहेगी। अच्छा। तो बस फिर आपने उसमें जो है इनको हाथ पर, इसको आपने फिंगरप्रिंट्स आते हैं इसमें, बेसिकली इसको आपने रफली हाथ पे फैलाना है। सही। और एक तरफ से फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, एक तरफ मैंने टमाटर का स्लाइस रख दिया है। जो लोग टमाटर नहीं पसंद करते हैं वो स्किप कर सकते हैं टमाटर। अच्छा, स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर वो टेस्ट में तो नहीं प्रॉब्लम आएगी? इसलिए हम फिर वही रिवायती खानों की बात कर रहे हैं, तो एक रिवायत के हिसाब से हमारे इंग्रेडिएंट्स भी वही होने चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं पसंद करता तो इट्स ओके, आप प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे कि इसका बहुत मेन इंग्रेडिएंट एक और जो है वो है अनारदाना। अच्छा, ठीक है। अनारदाना ज़रूर डाला जाता है, लेकिन मैंने अनारदाना मैं अपने घर में यूज़ नहीं करती क्योंकि वो क्रश मुंह में आता है और वो अक्सर पसंद नहीं किया जाता, प्रॉब्लम होता है, तो आप उसको स्किप करते हैं। उसके बगैर भी आपका बेहतरीन चपली कबाब का रिजल्ट आएगा अगर आप यही रेसिपीज फॉलो करते हैं। देखिए, बहुत कम स्पाइसेस हैं। अनारदाना किसी ने नहीं डालना है लेकिन उसके ऑल्टरनेट कुछ चीज़ उसने करनी है तो वो ऑल्टरनेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो क्रंचीनेस के लिए डाला जाता है। अच्छा, क्रंचीनेस। तो फिर हम क्रंचीनेस के लिए कोई और चीज़ ऐसी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो और खटास वो टमेटो से आ जाएगी अगर हमने हल्की सी खटास भी देनी है। आपको पता है अनारदाना थोड़ा सा खटास की तरफ होता है, तो आप खटास के लिए हम टमेटोज़ का यूज़ कर ही रहे हैं। लेकिन बहुत ही सिंपल स्पाइसेस हैं। 4 स्पाइसेस हमने ड्राई यूज़ किए हैं, 4 हमने हर्ब्स यूज़ किए हैं, अंडा मिलाया है इसमें। अच्छा, एक चीज़ और जो कि बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपीज़ में यूज़ किया जाता है, स्पेशली सवात पेशावर की बात करें, वो लोग इसमें ऑमलेट भी डालते हैं। यानी ऑमलेट बनाते हैं, ऑमलेट को छोटा छोटा क्रश कर देते हैं। अच्छा। और वो कच्चे कीमे में डालते हैं। ओके, कच्चे कीमे में मिक्स होके फिर सारे स्पाइसेस के साथ, ताकि वो जेल अप हो जाए या फिर वो उसका भी ना एक उसका फर्मनेस बरकरार रहे। फर्मनेस भी आती है और उससे फिर अगेन कीमे में सॉफ्टनेस बहुत आ जाती है और फिर अमाउंट बढ़ जाता है।
समझिए आप, यानी वो कॉस्ट कटिंग के लिए भी बहुत काम आता है। अच्छा, क्योंकि आपकी मीट की क्वांटिटी कम हो गई, उसमें आपने अंडे भी डाल दिए ना, तो वॉल्यूम में वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर वो बनाए जाते हैं, हाथ को थोड़ा सा गीला करते रहें, बनाते जाएं और फिर उसको क्रिस्पी फ्राई करते जाएं। तो इस तरीके से इनका प्रोसीजर है। बट ये ओवरऑल अगर आप आज इसको ट्राई करेंगी तो चिकन में भी कभी भी मेरी नाजरीन को ये एडवाइस होगी, डोंट यूज़ चिकन ब्रेस्ट का कीमा। अच्छा, नेवर। ठीक है, बिकॉज वो ड्राई हो जाता है। ठीक है, ऑलवेज यूज थाई लेग का मिन्स, चिकन थाई लेग मिन्स आप यूज़ करें। और कभी भी आप कोई भी कबाब फ्राई कर रहे हो तो उसको दबाना नहीं है, यानी दबा के चम्मच से नहीं आपने दबाना है उसको। क्यों नहीं दबाना? दबाना इसलिए नहीं है क्योंकि वो सारा जूस निकाल देगा आपके कबाब का, वो ऑयल में आ जाएगा, जिस जूस को हमने जब आप फ्राई कर रहे होते हैं तो आप लोग दबाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा फ्लैट चम्मच, बहुत सारे लोग ऐसे करके। तो कभी ये ना करें कभी भी। ग्रेट टिप के ये टिप्स हैं, बहुत छोटी। बहुत सारे लोग ना कबाब को बड़ा प्रॉपर जो है वो मेंटेन कर रहे होते हैं, सारी रेसिपी एक्यूरेट होती है। जब फ्राई का टाइम आ रहा होता है तो फ्राई करने के बाद जो है ना क्या होता है कि वो बहुत दफ़ा उलट पुलट करने से भी आपकी चीज़ खराब हो जाती है, टेस्ट जो है ना वो कहीं खत्म हो जाता है, टेस्ट पता नहीं कहाँ भाग जाता है ना। बिल्कुल। और वही मैंने आपको बताया कि अगर कीमे में पानी होता ही है नेचुरल, यानी आपके हर गोश्त में पानी होता है, जब आप उसको दबाएंगे तो उसका जूस तो सारा ही निकल गया ना, फिर आप बोलेंगे ये तो ड्राई कबाब बन गया। प्लस कुकिंग टाइम बहुत मैटर करता है, याद रखें। अच्छा, ठीक है। कीमा जो है वो क्यूब्स के मुकाबले में किसी भी किस्म का क्यूब होगा, मिन्स जो है वो ज़्यादा जल्दी पक जाता है। ठीक है, तो एक बैलेंस टेम्परेचर रखना बहुत ज़रूरी है इन कबाबों के लिए। ठीक है। तो ये सारी वो छोटी छोटी टिप्स हैं कि जिनको आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ही आप इनको अच्छा बना सकेंगे, और फिर आप बिल्कुल बोलेंगे कि ये तो बिल्कुल वैसे ही बन रहा है जैसे कि हम सवात वगैरह में खाते हैं, जो इनकी रवायती चपली कबाब है। हाँ, सही। अच्छा साइमा, चलें, ये तो आपने बड़ा ज़बरदस्त और डिटेल, मेरे ख्याल में चपली कबाब से रिलेटेड आप लोगों के जितने भी सवालात और रेसिपी पूछने के जो भी आप लोगों के होते हैं ना कि अंदाज़ के हम ये भी करना चाहते हैं, ये भी साइमा ने मेरे ख्याल में इसको बड़ा डिटेल में आपको रेसिपी भी बताई है और इसकी तारीखी अहमियत भी बताई है, और ये भी बताया कि भाई आप ये कर सकते हैं तो ये होगा और इसके ऑल्टरनेट आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। साइमा, रिवायती खानों में मज़ीद और क्या चीज़ आप सर्व कर सकते हैं अपने गेस्ट के आगे जो उसको ये भी नहीं लगे कि मुझे पता नहीं कितनी कोई हिस्टोरिक डिश मेरे सामने पेश कर दी। बहुत सारे ना गेस्ट आपके ऐसे होते हैं कि अगर आप रिवायत से हटकर उनके लिए कोई चीज़ प्रेजेंट करें या रिप्रेजेंट करें या मेहनत करें या बनाएं तो शायद वो उन्हें पसंद नहीं आती। वो ये कहते पता नहीं ये क्या इन्होंने कोई मुगलिया दौर की कोई डिशेस रख दी हैं, ये तो हम नहीं खाते। तो इसमें इन रिवायती खानों में ऐसा कौन सा डिश होता है जो आम लोग भी शौक से खा लें? अच्छा देखें, बहुत ज़्यादातर हमारी आवाम जो है वो बहुत रेगुलर रवायती डिशेस प्रेफर कर रही होती हैं, जैसे बिरयानी हो गई, ठीक है, कोरमा हो गया। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, घर में बैठे और बहुत मेहनत नहीं करना चाहते, तो जस्ट ऐड बादाम एंड पिस्ते। ओके, ठीक है। फिर वो आपको मुगलाई टच होगा, क्योंकि आपने ये चीज़ें नोटिस की होंगी कि हम हर उस चीज़ को मुगलाई नाम दे देते हैं जिसमें पिस्ते का पेस्ट पड़ा हुआ है या बादाम का पेस्ट पड़ा हुआ है, और ऑब्वियसली वो ये डिशेस की जान होती हैं, इनसे टेस्ट बहुत फ़र्क पड़ जाता है। जैसे कि आप बटर चिकन की ही बात कर लें, सही, ठीक है, बटर चिकन को भी बहुत तरीक़ों से बनाया जाने लग गया है। शॉर्टकट रेसिपीज़ लोगों ने अपनानी शुरू कर दी है। लेकिन मेरी ये राय होगी कि अगर आप लोग घर में कभी भी बटर चिकन बनाएं, कोशिश करें कि आप उसमें थोड़े से अमाउंट में काजू बादाम, कैशियो नट्स जो होते हैं उसको सोक करके रखें, और उन कैशियो को ब्लेंड करके बिल्कुल जब वो फाइनल बटर चिकन आपका रेडी हो तो आप उसमें वो पेस्ट मिला दें, और फिर आप उसको टेस्ट करें अपने रेगुलर से हट के, तो वो जो स्पेशल आ जाएगा ना उसमें टच, वो आप खाने के बाद ही महसूस कर सकते हैं।
सही। लेकिन देखें सुबह हर वक्त हर एक के पास नट्स अवेलेबल भी नहीं होते। हाँ, सही कह रही है। बहुत सारी ऐसी रेसिपीज होती हैं जो हर वक्त हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती, और यही एक इशू होता है कि अगर आप अच्छा खाना बनाना भी जानते हैं तो सबसे पहले आपके पास जो है वो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, पूरे होने चाहिए। और मैं इसके लिए ये अगेन फिर ऑल्टरनेट देती चलूँ अपने नाजरीन को, अगर आपके पास कैशू नट नहीं है तो यूज़ बादाम। अच्छा, ठीक है, बादाम से भी आपका वही टेक्सचर आएगा, लेकिन पिस्ता नहीं डालना है। बटर चिकन की बात हो रही है, ठीक है। काजू अगर नहीं है आपके घर में, कैशू नट्स नहीं है, तो आपने उतनी अमाउंट में सोक कर देना है बादाम। बादाम के छिलके को आपने रिमूव करना है और उसको ब्लेंड कर लेना है पेस्ट के फॉर्म में। और अगेन जब आपकी करी रेडी हो जाए बटर चिकन की, तो उसमें आपने उसको मिला देना है और आखिर में एक बड़ा ब्लॉक ऑफ बटर ज़रूर उसके ऊपर सजाना है, ताकि वो जो एक एरोमा देगा, एरोमा भी रहे और उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी, वो भी अच्छी हो जाए। बहुत शुक्रिया साइमा, थैंक यू। आप हमारे शो पर आई और आज साइमा ने जो है बाकी बड़ी डिटेल में जो है वो रिवायती खानों को डिस्क्राइब किया है। एंड दिस इज़ वेरी गुड कि हमारे यहाँ रिवायती खानों का रिवाज तो है, लेकिन जब बनाने की बारी आती है ना, शौक से हर बंदा कह देता है हम कोरमा भी खाएंगे, हम कबाब्स भी खाएंगे, हम जो है वो मुगलिया टाइप की बिरयानी भी खाएंगे, लेकिन बनाएंगे कैसे? यही तो प्रॉब्लम होती है। तो आपकी प्रॉब्लम हमने कर दी है सॉल्व। आप जब ये साइमा की जो रेसिपीज़ हैं इनको बगौर आपने सुना होगा, तो डेफिनेटली फिर आपको जब अप्लाई करेंगे तो आपकी डिशेस जो है वो मुगलिया और रिवायती बन जाएंगी। आज के शो से फ़िलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के शो का फीडबैक जो है वो देना मत भूलिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।